आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं। चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैप्टर 11 हिस। जब दर्श को छुआ गया तो उसके शरीर में एक कर्ट सी दौड़ गई, जिससे वह तुरंत तन गया। हालांकि टाइट जगह होने की वजह से वह बच नहीं सका। वह बस अपनी आंखें बंद करके शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, जबकि शिल्पा उसके साथ जो चाहे कर रही थी। लगातार हो रही झंझनाहट ने दर्श के दिमाग को झकझोर दिया। ये बहुत ज्यादा आरामदायक था। ये लड़की सच में बहुत ही आकर्षक थी। जब अंजलि ने आंखें खोलीं तो उसने शिल्पा को दर्श के साथ खेलते देखा। उसके गाल और भी लाल हो गए और उसने शिल्पा को गुस्से से देखा, इशारा करते हुए कि वह ज्यादा न करे। लेकिन शिल्पा ने अंजलि के इशारे को अनदेखा कर दिया और अपने काम में लगी रही। किट किट। दरवाजे के खुलने की आवाज ने तीनों को चौंका दिया। अंजलि के हाथ रुक गए, लेकिन उसने पूरी तरह से काम करना बंद नहीं किया। उसमें इतनी हिम्मत थी। तीनों ने दरवाजे की ओर देखा और 2 पुलिस वालों को अंदर आते देखा। हालांकि उन्होंने देखा कि कमरा खाली था, फिर भी वे हर कोने को चेक करने लगे, जैसे कुछ सबूत ढूंढ रहे हों। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले ने छुपे हुए कमरे की ओर इशारा किया और अपने साथी से बोला, ये दीवार थोड़ी अजीब लग रही है, मैं इसे चेक करता हूं। ऐसा कहते हुए पुलिस वाला छुपे हुए कमरे की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर दर्श और अंजलि दोनों के चेहरे पर डर छा गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी तेज नजर रखती है कि इतने छुपे हुए कमरे को भी पकड़ लेगी। शिल्पा, जो आमतौर पर बहुत निडर होती थी, उसने भी पुलिस को देखकर गला सूखा हुआ महसूस किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अभी भी दर्श के साथ खेल रही थी। दीदी, इतनी मुश्किल घड़ी में तुम क्या कर रही हो? दर्श बहुत घबरा गया था। वह नहीं चाहता था कि नौकरी के पहले ही दिन पुलिस उसे पकड़ ले। घबराहट में उसने अपने शरीर को हल्का सा मोड़ा, शिल्पा को इशारा करते हुए कि वह उसे जल्दी से छोड़ दे। लेकिन शिल्पा ने उसे छोड़ने के बजाय और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। पुलिस छुपे हुए कमरे के करीब आ रही थी। 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। पुलिस को करीब आते देखकर दर्श का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कि वह किसी भी पल बाहर कूद सकता था। उसका शरीर एक तनी हुई डोरी की तरह तन गया था। डर और शारीरिक उत्तेजना ने दर्श की सहनशक्ति को चरम पर पहुंचा दिया और अंततः उसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। एक पल में दर्श का शरीर सख्त हो गया और उसके अंदर की सारी ऊर्जा बाहर निकल आई। टप टप टप। अंजलि, जो जमीन पर बैठी हुई थी, पुलिस के पकड़े जाने के डर से परेशान थी, जब उसे अपने गाल पर एक गर्माहट महसूस हुई। क्या गर्मी है? यह क्या है? जिज्ञासा से भरी अंजलि ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन उसके साफ देखने से पहले ही उसके गालों पर और भी ज्यादा गर्म चीज गिरने लगी। वह हैरान रह गई। एक पल के लिए अंजलि पूरी तरह से घबरा गई। वह विरोध करना भी भूल गई, यहाँ तक कि अपना चेहरा मोड़ना भी। वह बस आंखें फैलाए देखती रही, जबकि दर्श ने उसे इस तरह से शर्मिंदा किया। अह! अचानक दर्श को झटका लगा। उसने अपनी भाभी के चेहरे पर सब कुछ छिड़क दिया था। नहीं, रुको रुको, अंदर ही अंदर दर्श चिल्ला रहा था, लेकिन जैसा कि सभी लड़के जानते हैं, एक बार शुरू हो जाए तो इसे रोकना मुश्किल होता है। वाह! ये देखकर शिल्पा इतनी उत्तेजित हो गई कि उसके बाल खड़े हो गए। खासकर जब उसने दर्श और अंजलि की पहचान के बारे में सोचा और यह कि दर्श का सब कुछ उसकी भाभी के चेहरे पर गिर गया था। ये सोचकर ही उसे रोमांच हो आया। शिल्पा की मदद से दर्श ने जल्दी ही आखिरी बूंद तक अंजलि को दे दिया। हफ हफ हफ। बाद में दर्श दीवार से टिककर भारी सांसें लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पुलिस वाले ने छुपे हुए कमरे की दीवार को छू लिया है, उसके बाल खड़े हो गए। अगर उन्होंने इस दरवाजे को खोल दिया तो तीनों पुलिस के हाथों में फंस जाएंगे। अंजलि के चेहरे पर लगी चीज के साथ तीनों नदी में कूद जाएं तो भी खुद को साफ नहीं कर पाएंगे। क्या करें, क्या करें? क्या वे सच में पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे? वापस चलो। ठीक इसी नाजुक मौके पर अचानक पुलिस वाले के वॉकी टॉकी से एक आदमी की आवाज आई और पुलिस वाला रुक गया। आखिरकार उसने छुपे हुए कमरे का दरवाजा नहीं खोला और वापस चला गया। जब दोनों पुलिस वाले चले गए तो दर्श ने राहत की गहरी सांस ली। धत्तेरे की। अंजलि ने अपना हाथ बढ़ाया, अपने गाल पर लगी चिपचिपी चीज को छुआ और गुस्से में उसने दर्श के पेट में मुक्का मारा और गुस्से में छुपे हुए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। आउच! तारानकन तारानकन। मुक्का खाकर दर्श चिल्लाया और फिर बेवकूफ बनते हुए पूछा, दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? आखिरकार वह अंधा था, इसलिए उसे ये दिखाना था कि उसे कुछ पता नहीं है, नहीं तो सब कुछ खुल जाएगा। ही, क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। शिल्पा ने ज्यादा समझाया नहीं, बस अंजलि के पीछे पीछे छुपे हुए कमरे से बाहर निकल गई। दर्श ने अपना सिर खुजलाया और छुपे हुए कमरे से बाहर निकलकर देखा कि अंजलि अपने चेहरे को टिश्यू से जोर जोर से पोंछ रही थी, जैसे कि वह अपनी त्वचा को ही रगड़कर उतार देना चाहती हो।
क्या हालात बना दिए। हालांकि दर्श को अपराधबोध महसूस हो रहा था, लेकिन वह कुछ समझा नहीं सकता था और बस अनजान बनने का नाटक कर रहा था। बहुत ही भयानक लड़का है तू, इतना सब कुछ जमा करके रखता है। अंजलि ने कई टिश्यू का इस्तेमाल करके आखिरकार अपना चेहरा साफ किया और जाने से पहले उसने दर्श को गुस्से से देखा। अगर नजरों से किसी को मारा जा सकता तो दर्श वहीं ढेर हो जाता। छोटे, मैं अब जा रही हूँ। आज तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ और फिर आऊंगी, लेकिन तुम इतनी जल्दी थक गए, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ही। शिल्पा ने दर्श को आकर्षक नज़रों से देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कुछ देर तक बात की, फिर वहां से चली गई। ओह, एक लड़की द्वारा ये कहा जाना कि वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया, ये किसी भी लड़के के लिए अपमानजनक था। दर्श का चेहरा लाल हो गया, उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और धीरे से बुदबुदाया, क्या यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुलिस वेश्यावृत्ति पर छापा मार रही थी, जिससे मैं बहुत घबरा गया था। नहीं तो मैं और देर तक टिक सकता था। हालांकि दर्श जानता था कि चाहे वह कितना भी समझाए, सच्चाई सामने थी। उसने मन ही मन ये प्रण किया कि अगली बार जब वह शिल्पा के सामने होगा तो वह ज़्यादा देर तक टिकेगा और आज खोई हुई इज्जत वापस पाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीयू में मसाज पार्लर के बाहर एक सफ़ेद ऑडी A4 में अंजलि, जो पैसेंजर सीट पर बैठी थी, ने गुस्से में शिल्पा को 2 बार मुक्का मारा और शिकायत करते हुए बोली, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। बदबूदार शिल्पा, तुमने दर्श को क्यों छेड़ा, जिससे मेरा चेहरा गंदा हो गया। ये बहुत घिनौना है। बकवास मत करो, ये चीज़ गंदी नहीं है। शिल्पा ने अंजलि की ओर आंख मारी और कहा, ये चीज़ न केवल सौंदर्य प्रभाव रखती है, बल्कि यह तुम्हें बच्चा पैदा करने में भी मदद कर सकती है। क्या तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनकर अंजलि हैरान होकर खड़ी रह गई और शिल्पा को आश्चर्य से देखने लगी। शिल्पा ने ग्लव बॉक्स से लेडी सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट जलाई और कहा, मैंने कल तुमसे कहा था, तुम्हारे पति बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उनकी इज्जत बचाने के लिए क्यों न किसी और लड़के से गर्भवती हो जाओ। क्या दर्श यही नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम चाहती हो कि दर्श मेरे बच्चे का पिता बने। अंजलि ने शिल्पा की ओर देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। हाँ, शिल्पा ने कहा, मैंने अभी चेक किया है, दर्श की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतनी सफ़ेद और गाढ़ी। एक बार कोशिश करने से ही काम हो जाएगा और वह इतना सुंदर है, जीन्स अच्छे हैं, बच्चा निश्चित रूप से खूबसूरत होगा। अंजलि ने कहा, लेकिन वह मेरे पति का चचेरा भाई है। शिल्पा ने जवाब दिया, ठीक इसलिए तुम्हें कोई बोझ महसूस नहीं करना चाहिए, आखिरकार ये सब पुराने ली परिवार का खून है। जैसा कि मैं जानती हूँ, गांव में कई लोग रिश्तेदार को डोनर के रूप में चुनते हैं, अपने भाइयों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा अगर तुम नहीं बताओगी तो कौन जानेगा। अभी तुम्हारे पति को बच्चे की सख्त ज़रूरत है। अगर तुम गर्भवती हो जाओगी तो वह ज़्यादा सोचेगा नहीं। अंजलि ने कहा, दर्श मेरे पति का असली चचेरा भाई नहीं है, उसे गोद लिया गया था। ये सुनकर शिल्पा की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, असली नहीं तो तुम्हें और भी कम बोझ महसूस करना चाहिए। कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई नैतिक उल्लंघन नहीं। तुम मुझे जो भी कहो, तुम हर बार मुझे मनाने का एक कारण ढूंढ लेती हो। अंजलि ने शिल्पा की ओर निराशा से देखते हुए कहा, यह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें इतना दुख देखते नहीं देख सकती। तुम्हारे गर्भधारण में देरी के कारण तुम इतना दबाव झेल रही हो। अब दर्श तुम्हारी मदद कर सकता है, शिल्पा ने कहा। अचानक कुछ याद करते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने दर्श के संपत्ति को देख लिया है, वाकई में लाखों में एक। और जैसा कि तुम्हारे पति उस मामले में अच्छे नहीं हैं, उनका शरीर पहले ही थक चुका है न। दर्श के साथ बच्चे की कोशिश करते हुए तुम खुद का आनंद भी ले सकती हो। एक तीर से 2 निशाने, क्यों नहीं। ये सुनकर अंजलि के दिमाग में दर्श की छवि आ गई, उसकी मजबूत संपत्ति जादू की तरह चमक रही थी, जिसे दूर करना असंभव था। आखिरकार अंजलि का चेहरा लाल हो गया और खिड़की की ओर देखते हुए उसने कहा, चलो देखते हैं, आज रात जब दर्श घर आएगा तो उसका रवैया कैसा होगा। अगर वह मान जाएगा तो मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहाँ इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियाँ हैं। चैनल का नाम RJ Novel FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैप्टर 12। पुलिस की छापेमारी से रेखा के मसाज पार्लर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस के जाने के बाद उन्होंने फिर से अपने दरवाजे खोल दिए और बिना किसी रुकावट के काम शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ब्रेक रूम में वापस आकर दर्श ने लिली से सुना कि रेखा की ताओयुआन काउंटी में काफ़ी मजबूत पहचान है। छापेमारी ऊपर के आदेश पर हुई थी और अगर वे पकड़े जाते तो न केवल पार्लर बंद हो जाता, बल्कि मालिक और मसाज करने वाली लड़कियां जेल भी जा सकती थीं। हालांकि रेखा ने एक फ़ोन किया, जिसके बाद आए पुलिस वालों ने आंखें मूंद लीं और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। ये जानकर दर्श ने कहा, कनेक्शन होना कितना अच्छा है।
दर्श ने फिर शिल्पा से कमाए पैसे को जोड़ा और जो सेवा दी गई थी उसके 30% कमीशन काटने के बाद उसने सिर्फ टिप्स में 3,500 कमाए। ये कहना ज़रूरी है कि काउंटी टाउन में पैसा कमाना वाकई आसान है। अगर वह इसी रफ्तार से पैसा कमाता रहा तो वह भाई लोन के 50,000 जल्दी ही चुका देगा। मसाज पार्लर रात 2 बजे बंद हुआ और दर्श ने एक सहकर्मी का फ़ोन उधार लेकर अपनी भाभी को फ़ोन किया। उसने कहा, भाभी, मैंने बाहर एक नौकरी ढूंढ ली है, लोगों को मसाज की सेवाएं देने का काम कर रहा हूं। आज रात मैं घर पर डिनर के लिए नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी रात 2 बजे खत्म होती है। तुम्हें मसाज करना आता है? अंजलि की हैरानी भरी आवाज़ फ़ोन से आए। दर्श ने जवाब दिया, हाँ, और मैंने काफ़ी कमा लिया है। मैंने अभी एक क्लाइंट के साथ काम किया और कुछ हज़ार कमाए। मैं जल्दी ही तुम्हारे और भैया का पैसा चुका दूंगा। ये बहुत अच्छा है छोटे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या तुम्हें काम के बाद मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए? नहीं, मैं खुद वापस आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चाबी दरवाजे के नीचे मैट के नीचे रख दूंगी। घर आकर उससे दरवाज़ा खोल लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना रख दूंगी। शुक्रिया भाभी। फ़ोन लटकाने के बाद दर्श ने राहत की सांस ली। दोनों ने हाल की घटनाओं पर चर्चा करने से बचते हुए एक दूसरे को समझ लिया था, जिससे दोनों को काफ़ी आराम महसूस हुआ। आखिरकार दोनों जानते थे कि इस मुद्दे को उठाना बहुत अजीब होगा। शाम 7:30 बजे तक दर्श ने 2 और सेशन किए। इनमें से कोई भी क्लाइंट शिल्पा जितनी आकर्षक नहीं थी और उनमें से एक 50 साल की महिला थी। सौभाग्य से वह बुजुर्ग महिला बहुत उदार थी। मसाज का आनंद लेने के बाद उसने खुशी खुशी दर्श को 800 रुपये टिप दिए। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रेखा ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, दर्श, तुमने लगातार 3 सेशन किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है कि मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। दर्श ने अपनी भरी हुई जेब थपथपाए और कहा, पैसे के अलावा मुझे ये नौकरी वाकई पसंद है। हालांकि उसे इन सेशन के दौरान किसी महिला के साथ अपने कौशल को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने जो पैसा कमाया उसने दर्श की ज़रूरतों को पूरा कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। अब तुम घर जाकर आराम कर सकते हो। चूंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, ज़्यादा देर तक जागना नहीं। कल से तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटी शुरू होगी, रेखा ने दर्श से कहा। ठीक है, मैं अब घर जाऊंगा और अपने परिवार के साथ अपनी नई नौकरी के बारे में बात करूंगा। दर्श ने आराम से हाँ कह दिया। ब्रेक रूम में अपने पुराने कपड़े पहनकर दर्श अपनी भाभी के घर वापस चला गया। दरवाजे के नीचे मैट उठाकर उसने तुरंत चाबी देखी जो उसकी भाभी ने रखी थी। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा। हालांकि जैसे ही उसने लिविंग रूम की ओर देखा, दर्श वहीं ठिठक गया। उसकी भाभी एक खीरा पकड़े हुए थी और उसके पैर अभी भी फैले हुए थे। धड़ाम! इस उत्तेजक दृश्य को देखकर दर्श का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वह हैरानी से भर गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी भाभी अकेले घर पर ऐसा कुछ करेगी। जब अंजलि ने अचानक दरवाजे पर दर्श को देखा तो वह जमी हुई सी रह गई और उसका हाथ जो चल रहा था वह अचानक रुक गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उनके आसपास का माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। हम आहा। उसी पल लिविंग रूम में टीवी से कुछ उत्तेजक आवाज़ें आने लगी और दर्श ने चुपके से देखा कि वहां एक जापानी एडल्ट फिल्म चल रही थी। फिल्म में मेल लीड फीमेल लीड को जोर जोर से सताए जा रहा था और वह उसकी गुहार को अनसुना करके उसे डांट रहा था। भगवान! न केवल उसकी भाभी खुद को खीरे से सांत्वना दे रही थी, बल्कि वह एक जापानी एडल्ट फिल्म भी देख रही थी। हालांकि दर्श को तुरंत अपने अंधे होने का नाटक याद आया और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, भाभी, क्या तुम घर पर हो? ये सुनकर अंजलि को दर्श की असली पहचान याद आई और उसने तुरंत जवाब दिया, छोटे, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? क्या तुम्हारी ड्यूटी 2 बजे खत्म होने वाली नहीं थी? जवाब देते हुए अंजलि ने अपने पास रखा रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। दर्श ने अपनी गाइड छड़ी का इस्तेमाल करते हुए सोफे पर बैठ गया और अंजलि की ओर देखा, जो अभी भी अपने पिछले पोजीशन में थी। उसने शर्मिंदगी से पूछा, भाभी, क्या तुम टीवी देख रही थी? हाँ, मैं टीवी देख रही थी। अंजलि ने खीरा निकाला, टीवी वापस चालू किया, लेकिन डीवीडी पर चल रही जापानी एडल्ट फिल्म को बंद करके एक आइडल ड्रामा चैनल पर स्विच कर दिया। फिर उसने पूछा, छोटे, क्या तुमने खाना खाया है? दर्श ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। अंजलि ने कहा, रसोई में खाना है, मैं तुम्हारे लिए गर्म कर देती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। इसके बाद अंजलि उठी और रसोई की ओर चल दी। दर्श की नज़र अंजलि पर टिक गई क्योंकि वह अभी भी अपने आराम की स्थिति में थी। अब उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से खुला हुआ था और उसकी लंबी, सीधी और गोरी टांगें हवा में पूरी तरह से दिख रही थीं, जो रोशनी के नीचे एक मोहक चमक बिखेर रही थीं। जो कालापन थोड़ा सा दिख रहा था उसने दर्श पर एक मजबूत दृश्य प्रभाव डाला। अगले ही पल उसके सिर में खून का दौरा हुआ और उसका शरीर तुरंत तन गया।
ताकि उसकी भाभी को इस बदलाव का पता न चले, दर्श ने अपने पैरों को आपस में दबा लिया, इस अचानक हुए बदलाव को छुपाने की कोशिश की। लिविंग रूम डाइनिंग रूम से ज्यादा दूर नहीं था और दर्श सोफे पर बैठा हुआ अपनी भाभी के आकर्षक शरीर को निहार रहा था, खासकर जब वह कैबिनेट से बर्तन निकालने के लिए झुकती थी। उसके गोलाकार नितंब बेहद बेशर्मी से दर्श की आंखों के सामने प्रदर्शित हो रहे थे। इस दृश्य को देखकर दर्श को अपनी नाक में गर्माहट महसूस हुई और अचानक उसकी नाक से गर्म धारा बह निकली। अरे नहीं, उसकी नाक से खून बह रहा था। वह तुरंत टिश्यू ढूंढने लगा। अरे छोटे, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? अंजलि, जो अभी किचन से खाना लेकर आई थी, ने तुरंत दर्श की नाक से खून बहते देखा और तेजी से उसकी ओर बढ़ी। पता नहीं भाभी, क्या तुम्हारे पास टिश्यू है? दर्श निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि यह उसकी भाभी के शरीर को देखने के कारण हुआ था, उसे बस अनजान बनना पड़ा। सिर ऊपर रखो, मैं कागज लाती हूँ। अंजलि ने खाना कॉफी टेबल पर रखा और जल्दी से बेडरूम में जाकर टिश्यू का एक नया रोल ले आए। वह दर्श के सामने खड़ी हुई और धीरे से उसकी नाक से खून पोंछने लगी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उसकी भाभी की खुशबू दर्श की नाक में जोरों से घुस रही थी। दर्श ने चुपके से अपनी आंख के कोने से उसके खुले हुए निचले हिस्से को देखा। धुंधले दृश्य को फिर से देखकर उसके सिर में खून का दौरा हुआ और नाक से खून और तेजी से बहने लगा। अरे नहीं, फिर से खून बह रहा है। अंजलि घबरा गई। संयम रखो, उसे संयम रखना था। दर्श ने सांस रोककर ध्यान केंद्रित किया और नीचे देखने की इच्छा को दबा दिया। अंजलि की मदद से आखिरकार उसने नाक से खून बहना रोक दिया। जैसे ही अंजलि जाने के लिए तैयार हुई, उसने अचानक दर्श के तनावपूर्ण हालात को देखा। उसकी डरावनी आकृति ने उसे कुछ पल के लिए रोक दिया। ये लड़का वाकई में बहुत जोशीला था। उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं था और पहले से ही इतना उत्तेजित हो गया था। सच में एक जवान लड़का। अगर यह उसका पति होता तो वह बिना कुछ मिनटों के प्रयास के बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता। हालांकि जल्द ही अंजलि के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति आ गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शिल्पा के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। एक बार जब इच्छा तर्क की बेड़ियों से मुक्त हो गई तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी दोस्त सही थी और उसकी बात में बहुत दम था। अगले ही पल अंजलि की आंखों में एक दृढ़ निश्चय का भाव आया। वह दर्श की ओर मुड़ी और बोली, छोटे, जो हैंड वार्मर मैंने तुम्हें खरीदने का वादा किया था वह आ गया है। क्या तुम इसे महसूस करना चाहोगे? तुमने मेरे लिए हैंड वार्मर खरीदा है। दर्श कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसकी नज़र अंजलि के उभरे हुए सीने पर टिक गई। हाँ, और मैंने तुम्हारे लिए 2 खरीदे हैं, अंजलि ने कहा। जैसे ही वह बोली, अंजलि ने दर्श की नज़रों के सामने अपना टॉप उतार दिया। अचानक एक जोड़ी गोल और चिकने खजाने उसके चेहरे से कुछ इंच दूर प्रकट हो गए। दर्श साफ साफ महसूस कर सकता था कि हैंड वार्मर से निकलने वाली खुशबू और गर्माहट उसकी नाक तक पहुंच रही थी, और गौर से देखने पर उसे पता चला कि उसकी भाभी के खजाने वाकई में सबसे उत्तम क्वालिटी के थे। गोल और भरे हुए, रंग और आकार दोनों में बिल्कुल परफेक्ट और दोनों तरफ से बिल्कुल सम्मिलित। महिलाओं में ये खजाने निश्चित रूप से लाखों में एक थे। कुछ पल तक देखने के बाद दर्श ने महसूस किया कि उसके अंदर की दुष्ट आग अनियंत्रित होकर भड़क उठी है। उसका शरीर जोरों से तन गया और वह बस आगे झुककर उन्हें चाटने के लिए तरस गया। लो, इन्हें महसूस करो और देखो कि क्या तुम्हें भाभी द्वारा खरीदे गए हैंड वार्मर पसंद आते हैं। अंजलि ने दर्श का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे अपने भरे हुए गोलाकार खजाने पर रख दिया। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं। चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैप्टर 13। अगले पल दर्श के हाथ में एक अजीब सी नरमाहट महसूस हुई, जिससे उसका सिर चकराने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हो। वहां वह खड़ा था, अपने भाई की बीवी अंजलि के नाजुक बदन को अपने हाथ में महसूस कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि यह उसकी बहू ने खुद उसे छूने का मौका दिया था, जैसे वह हर पल उसकी मर्जी के लिए तैयार हो। ये क्या सपना तो नहीं? इस सरप्राइज में डूबे हुए भी दर्श के दिल में एक लड़ाई चल रही थी। ये औरत उसके भाई की बीवी थी और उसका भाई उस पर कितना एहसान करता था। फिर भी वह यहाँ अपने भाई के घर में उसकी गैरमौजूदगी में उसकी बीवी के साथ यह सब कर रहा था। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। अगर उसके भाई को पता चल गया तो शायद उनकी भाईचारे की डोर हमेशा के लिए टूट जाएगी। ये सोचकर दर्श ने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसकी हरकत को भांप लिया और उसके हाथ को अपने सीने पर दबा दिया। दर्श, ये हीटर मैंने तुम्हारे लिए खास खरीदा है। इसे महसूस करो और बताओ कैसा लगता है, अंजलि ने मीठी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। भाभी, गर्मियों में हीटर की क्या जरूरत है? दर्श ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन अंजलि का दबाव इतना था कि वह ज्यादा विरोध नहीं कर पाया। अगर गर्मी में नहीं चाहिए तो सर्दी के लिए रख लेना।
बस अभी इसे महसूस करो, इसके मटीरियल को समझो। अगर यह सही नहीं लगा तो मैं इसे वापस कर दूंगी, उसने एक आग्रह भरे लहजे में कहा, जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। खैर, अगर ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए मान जाना ही बेहतर है, वरना भाभी मानने वाली नहीं थी। ये सोचकर दर्श ने और हिचकिचाहट नहीं दिखाए और अपने हाथों से नरमाहट को महसूस करने लगा। अंजलि के सीने पर हल्की लहरें उठने लगीं, जो उसकी छूने से बदलती रहती थीं। एक झंझनाहट सी उसके पूरे बदन में फैल गई, जिससे अंजलि के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। लेकिन उसने खुद को संभाला और अपना मुंह हाथ से ढक लिया, ताकि दर्श को कुछ पता न चले। लेकिन दर्श के हाथों में एक जादू सा था, और कुछ ही पलों में अंजलि का चेहरा लाल हो गया, उसका बदन गर्म होने लगा जैसे वह आग में जल रही हो। कितना आरामदायक था ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। दर्श को मसाज पार्लर में काम करना चाहिए, उसकी तकनीक वाकई कमाल की थी। अंजलि ने दर्श की तरफ एक लुभावनी नज़र से देखते हुए कहा, दर्श, ये हीटर जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, इस पर एक छोटा सा उभार है, इसे महसूस करो। ये सुनकर दर्श की नज़र तुरंत उस छोटे से बैंगनी अंगूर पर टिक गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा, भाभी, हीटर पर उभार क्यों होगा? बेवकूफ़, यह पानी डालने के लिए है, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा और दर्श का हाथ पकड़कर उस छोटे से अंगूर पर रख दिया। एक झंझनाहट सी उसके पूरे बदन में फैल गई और अंजलि ने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। नर्म मगर मजबूत, अंजलि के इशारे पर दर्श के अंगूठे और उंगलियां उस छोटे से अंगूर को दबाने लगीं। वह ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह उसके भाई के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अगले पल अंजलि ने हीटर के झूठ का सहारा लेकर दर्श को ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। अंधे होने का नाटक करते हुए उसे अपनी भाभी के हुक्म का पालन करना पड़ा। हालांकि अपराधबोध के साथ साथ उसे एक अजीब सी रोमांचकता भी महसूस हो रही थी। ये दोनों एहसास उसके दिल में उठ रहे थे, जिससे दर्श बहुत परेशान हो गया था। खासकर जब उसने अंजलि को सोफे पर पड़ी खीरे की तरफ बढ़ते देखा तो वह स्तब्ध रह गया। क्या उसकी भाभी उसके सामने ही? हाँ, दर्श का अंदाजा सही था। जब अंजलि ने खीरा उठाया तो धीरे धीरे उसे नीचे ले गई और जैसे ही वह संपर्क में आया, उसके चेहरे पर एक सुखद एहसास झलकने लगा। भाभी, मैं और नहीं छूना चाहता। अंजलि को और ज्यादा बेलगाम होते देखकर दर्श ने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। ये बहुत ही गलत था कि वह उसके सामने खीरे से खुद को संतुष्ट कर रही थी, जबकि वह उसे छू रहा था। लेकिन अंजलि, जो अपने उत्तेजना में डूबी हुई थी, ने दर्श को जाने नहीं दिया। उसने कहा, दर्श, इतनी जल्दी मत जाओ, थोड़ी देर और छूते रहो। हम जैसे ही अंजलि कराही, खीरे का 1/3 हिस्सा अंदर चला गया। ये देखकर दर्श अंदर ही अंदर स्तब्ध रह गया। वह नर्म जगह को दबाना भूल गया और बस खीरे को अंदर बाहर होते हुए देखता रहा। दर्श, जल्दी करो और हीटर को दबाओ, ये तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए खास खरीदा है, जल्दी करो। अंजलि ने दर्श के हाथों को कंट्रोल कर लिया और उन्हें नर्म जगह पर आगे पीछे करने लगी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि दर्श की उम्मीदों से कहीं आगे निकल चुकी थी। लेकिन अपनी भाभी के चेहरे पर सुख के भाव देखकर उसे समझ आ गया कि उसके भाई के बिजनेस ट्रिप के दौरान वह बहुत ही अकेली और उदास रही होगी। अगर वह अभी रुक गया तो शायद उसकी भाभी को और निराशा होगी। खैर, इस बार वह अपनी भाभी की मदद कर देगा, लेकिन यह आखिरी बार होगा। अगले ही पल दर्श ने यिन यांग मसाज तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अंजलि के सीने को दबाना शुरू किया। ये तकनीक औरतों को जल्दी उत्तेजित करने के लिए बनी थी। जल्द ही अंजलि को दर्श की तकनीक में बड़ा बदलाव महसूस हुआ, जिससे वह और भी ज्यादा सुकून में आ गई। ऊपर और नीचे से हो रही दोहरी उत्तेजना ने उसे चक्कर सा दे दिया। यह एहसास कितना खुशनुमा है। उत्तेजना में अंजलि ने खीरे का 2/3 हिस्सा अंदर कर लिया, जिससे उसे और भी ज्यादा भरा हुआ महसूस हुआ और उसकी सांसें तेज हो गईं। ये बहुत ही गहरा है। दर्श का गला सूख गया और उसने मुश्किल से अपनी लार ली। वह खीरे को अंदर बाहर होते हुए देखता रहा, उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। उसने सोचा, काश वह खीरा होता, तब वह अपनी भाभी के सबसे नर्म हिस्से को महसूस कर पाता। ये क्या सोच रहा है वह? दर्श अपने ही ख्यालों से चौंक गया। यह उसकी भाभी थी, उसके बड़े भाई की औरत। उसका भाई उस पर कितना एहसान करता था, फिर वह ऐसे ख्याल कैसे ला सकता था जो उसके भाई के साथ धोखा होगा। क्रैक! जब अंजलि अपने चरम उत्तेजना में थी, अचानक एक तेज आवाज कमरे में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। दर्श ने अंजलि के हाथ में आधे खीरे को देखा, उसका चेहरा हैरानी से भर गया। खीरा टूट गया था और उसका एक छोटा सा टुकड़ा उस जगह के अंदर फंस गया था जहां कभी धूप नहीं पहुंची। अंजलि भी इस दृश्य से स्तब्ध थी। उसने पहले कई बार खीरे का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि खीरा अचानक टूट गया। ओह नहीं! अंजलि ने कुछ अविश्वसनीय बातें सोची और बोली, दर्श, मैं हीटर को लेकर जा रही हूं, अब छूना बंद करो। ये कहते हुए अंजलि तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई।
बिस्तर पर लेटकर अंजलि ने खीरे को निकालने की कोशिश की, लेकिन खीरा बहुत गहराई में फंस गया था। उसने अपनी उंगलियों को अंदर डाला, लेकिन खीरा बाहर नहीं निकला। उसकी जल्दबाजी के कारण खीरा और भी अंदर चला गया। पहले तो उसे निकालना मुश्किल था, अब तो यह नामुमकिन सा लग रहा था। उसे कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर वह हॉस्पिटल गई तो ये बहुत शर्मनाक होगा। भाभी, क्या हुआ? उसी समय दर्श दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अंजलि के चिंतित चेहरे को देखकर उसे समझ आ गया कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसने खुद से कुछ नहीं कहा, बल्कि इंतजार करने लगा कि अंजलि खुद मदद मांगे। हालांकि दर्श को अंदर ही अंदर थोड़ा अपराध बोध भी महसूस हो रहा था। ये सब उसकी यिन यांग मसाज तकनीक की वजह से हुआ था, नहीं तो खीरा नहीं टूटता। दर्श को देखकर अंजलि को लगा जैसे उसे जीवनदान मिल गया हो। उसने तुरंत कहा, दर्श आओ और मेरी मदद करो। भाभी, क्या हुआ? दर्श धीरे धीरे बिस्तर के पास आकर बैठ गया और पूछा, एक कीड़ा मेरे अंदर फंस गया है, क्या तुम मुझे इसे निकालने में मदद कर सकते हो? अंजलि ने हल्के से अपने होंठ काटे। उसकी बड़ी आंखों में मासूमियत और बेबसी झलक रही थी, जो किसी को भी देखकर तरस खाने पर मजबूर कर देती। दर्श ने कहा, भाभी, अगर खीरा पेट के अंदर फंस गया है तो मैं कैसे निकालूंगा? नहीं, पेट के अंदर नहीं, बल्कि वह जगह जहां से औरतें बच्चे को जन्म देती हैं। मैंने बस उत्सुकता में खीरा अंदर डाला था, लेकिन मैं इतनी उत्तेजित हो गई कि वह अंदर टूट गया। ये कहते हुए अंजलि को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन हॉस्पिटल जाने की शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे दर्श को सच बताना पड़ा। भाभी, क्या तुम खुद को संतुष्ट कर रही थीं? दर्श ने हैरान होने का नाटक किया। मेरे पास और क्या चारा था? अंजलि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने बेबसी से कहा, तुम्हारा भाई काफी समय से बिजनेस ट्रिप पर है और मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। और जब तुम्हारा भाई घर पर होता है तो भी वह मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, तुम्हारा भाई उस मामले में बहुत कमजोर है। हर बार सिर्फ 1 मिनट। भाभी भी एक सामान्य औरत है, मुझे खुद को संतुष्ट करना पड़ता है। मैं बहुत उत्तेजित हो गई और कीड़ा अंदर टूट गया। वो दर्श को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसकी याद में उसका भाई बहुत मजबूत और ताकतवर था, लंबाई में 1 मीटर 80 से ऊपर। फिर उसका प्रदर्शन उस मामले में इतना खराब कैसे हो सकता है? इसलिए तो उसकी भाभी इतनी प्यासी लगती थी, क्योंकि वह अक्सर असंतुष्ट रहती थी। भाभी, रो मत, मैं अभी इसे निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। दर्श ने अंजलि को दिलासा दिया और अपना हाथ उसकी जांघ पर रखा। धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ने लगा जहां खीरा फंसा हुआ था। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं। चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैप्टर 14। दर्श का हाथ अंजलि की गोल और नर्म जांघ पर फिसलता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में महसूस होने वाली नरमाहट ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दीं। उत्तेजना के चरम पर पहुंचकर उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस जगह पर रुक गईं जहां खीरा फंसा हुआ था। भाभी, क्या खीरा यहीं अंदर है? ये कहते हुए दर्श ने अंजलि के शरीर को गौर से देखा। उसका शरीर बहुत ही आकर्षक था, लेकिन रंग एकदम गुलाबी और कोमल था, जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेने के लिए काफी था। हाँ, यही है। अपनी उंगली अंदर डालो और मुझे खीरा निकालने में मदद करो। ये कहते हुए अंजलि बिस्तर पर लेट गई और अपना सिर चादर से ढक लिया। हालांकि वह एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन फिर भी उसमें एक शर्मीली नाजुकता थी। खीरा अंदर काफी देर से फंसा हुआ था। इसे जल्दी से निकालना होगा, वरना ये भाभी के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सोचकर दर्श ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी उंगली अंदर डाल दी। शुरू में दर्श को लगा कि खीरा निकालना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब उसकी पूरी उंगली अंदर चली गई और फिर भी खीरा नहीं मिला तो उसे समझ आया कि यह कोई आसान काम नहीं है। क्या ये बहुत गहराई में चला गया है? अगले ही पल दर्श ने दूसरी उंगली भी अंदर डाल दी और दोनों उंगलियों से खीरे को ढूंढने की कोशिश करने लगा। भरपूर एहसास ने अंजलि को एक मादक कराहट निकालने पर मजबूर कर दिया। उसके भौहें तन गईं। ये समझना मुश्किल था कि ये दर्द था या सुख। दर्श ने पूछा, भाभी, क्या तुम ठीक हो? अंजलि का चेहरा लाल हो गया, जैसे खून निकलने वाला हो। उसने सिर हिलाया। दर्श, मेरी फिक्र मत करो, बस खीरे को ढूंढो। दर्श ने हल्के से हाँ कहा और फिर खीरे की तलाश शुरू कर दी। क्योंकि खीरा बहुत गहराई में फंसा हुआ था, दर्श की उंगलियां लगातार हलचल कर रही थीं, जिससे अंजलि को तीव्र उत्तेजना महसूस हो रही थी। उसकी मादक कराहटें कमरे में गूंजने लगीं। आहा, भाभी की आवाज़ एक जादू की तरह थी, जो दर्श के दिल को खींच रही थी। उसके लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था और खीरे की तलाश काफी मेहनत भरी साबित हो रही थी। दर्श, कैसा चल रहा है? क्या तुमने खीरा ढूंढ लिया?
अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। भाभी, ये बहुत गहरा है, मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा। दर्श भी अंदर से बहुत परेशान था। अरे, अंजलि के चेहरे पर निराशा छा गई। अगर यह नहीं निकाला गया तो उसे अस्पताल जाना पड़ेगा और वह बहुत शर्मनाक होगा। भाभी, मेरे पास एक तरीका है, दर्श ने कहा। दिव्य चिकित्सा मैनुअल को पढ़ने के बाद उसने तुरंत यह विचार साझा किया। ये सुनकर अंजलि की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, दर्श जल्दी बताओ, क्या तरीका है? दर्श ने एक सांस में समझाया, भाभी, मुझे एक मसाज तकनीक आती है जो आपके परिनियम को उत्तेजित करके आपको चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकती है। उस समय आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा जो खीरे को बाहर धकेल देगा। अगर पूरा नहीं निकलता तो कुछ हिस्सा बाहर आ जाएगा और फिर मैं हाथ से निकाल दूंगा। ये तरीका अच्छा लग रहा है। हालांकि अपने छोटे भाई से परिनियम की मसाज करवाना शर्मनाक था, लेकिन अब अंजलि के पास इस तरीके को आजमाने के अलावा कोई चारा नहीं था। भाभी की सहमति देखकर दर्श ने देर नहीं की। उसने चुपचाप कुछ गहरी सांसें लीं और फिर अपनी उंगलियों को अंजलि के परिनियम पर रख दिया। खीरा निकालने में मदद के लिए दर्श ने यिन यांग मसाज तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया। दबाना, घुमाना, गोदना, हर तकनीक का इस्तेमाल करके वह भाभी को जल्दी से चरमोत्कर्ष तक पहुंचाना चाहता था। कमरे में अंजलि की सांसें और कराहने की आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या गिड़गिड़ा रहा हो। आह 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 आहू। दर्श इन मोहक आवाज़ों से परेशान था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से मसाज पर केंद्रित था। वह इन आवाज़ों से विचलित नहीं हुआ। लेकिन दर्श को हैरानी हुई जब लगातार 10 मिनट तक मसाज करने के बाद भी अंजलि चरमोत्कर्ष के करीब नहीं पहुंची। कुछ गड़बड़ है। सामान्य तौर पर अंजलि को अब तक चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाना चाहिए था। दर्श ने ऊपर देखा और अंजलि के तनाव भरे चेहरे को देखकर सब समझ गया। उसकी भाभी चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वह लगातार खीरा न निकल पाने की चिंता में थी। हालांकि वह अनुभवहीन था, लेकिन उसे पता था कि अत्यधिक तनाव में चरमोत्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल होता है। भाभी, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं पक्का तुम्हारी मदद कर सकता हूं खीरा निकालने में। अगर तुम ज्यादा टाइट हो गई तो पीक तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। दर्श ने अंजलि को समझाने की कोशिश की। पर मैं बहुत घबरा रही हूं। सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर नहीं निकला तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। अंजलि ने अपनी फिक्र जाहिर की। भाभी, दिमाग को कहीं और लगा लो, वरना और मुश्किल होगी, दर्श ने फिर से समझाया। दिमाग कहीं और लगाऊं? अंजलि ने सवाल किया, थोड़ी उलझन में। थोड़ी देर सोचने के बाद अंजलि की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने दर्श के तनावग्रस्त हिस्से को देखा और कहा, दर्श, तुम्हारी भाभी तुम्हारे उस जगह को छू सकती है। अरे! दर्श ने अंजलि की निगाहों का पीछा करते हुए अपनी उस जगह को देखा और एक शर्मिंदा भाव के साथ कहा, भाभी, वहां छूना ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? तुमने तो मुझे पहले ही हर जगह छुआ है ना? अंजलि ने मुंह बनाते हुए नाखुशी से कहा, और फिर मैं अभी बहुत घबराई हुई हूं, वहां छूने से शायद मुझे आराम मिले। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, क्या तुम मेरी यह छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? दर्श का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने कहा, ठीक है भाभी, अगर इस तरीके से आपका तनाव कम हो सकता है तो जरूर छू लीजिए। हे, शुक्रिया जाने मन। अंजलि बेहद खुश थी और तुरंत छूने के लिए आगे बढ़ी। दर्श का चेहरा अपनी भाभी के लगातार रगड़ने से लाल हो गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा करने के बाद अंजलि वास्तव में आराम करने लगी और यहाँ तक कि मूड में भी आ गई। ये देखकर दर्श ने तुरंत पेरिनियल एक्यूपॉइंट की मालिश फिर से शुरू कर दी। दर्श, क्या मैं तुम्हारी पैंट उतार सकती हूँ? कपड़े के ऊपर से सही महसूस नहीं हो रहा। अंजलि ने दर्श को एक विनती भरी निगाह से देखा। जरूर, अगर आपको यही पसंद है भाभी, दर्श ने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही पल दर्श ने महसूस किया कि छोटे छोटे हाथ उसकी बेल्ट से छेड़छाड़ कर रहे हैं और जल्द ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा, जिससे उसे पता चल गया कि उसकी पैंट उतार दी गई है। जैसे ही उसकी भाभी की हथेली कपड़े की रुकावट के बिना छूने लगी, दर्श ने एक अनोखा एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे मसाज पार्लर में शिल्पा ने भी पकड़ा था, लेकिन अब एहसास बहुत अलग था, शायद उनके रिश्ते के अंतर के कारण। अपनी भाभी द्वारा इस तरह पकड़े और रगड़े जाने से उसे न केवल शर्मिंदगी महसूस हुई, बल्कि बेहद रोमांच भी हुआ। दर्श, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही अंजलि की आवाज़ गूंजी, उसका शरीर बिजली से झटके की तरह कांपने लगा। स्क्वॉल्च, तरल पदार्थ की एक क्रिस्टल स्पष्ट धारा फूट पड़ी। ये देखकर दर्श की आंखों में आश्चर्य की चमक आई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी भाभी इतनी सक्षम होगी, और ऐसा लग रहा था कि खीरा अब जरूर बाहर निकल जाएगा। अंजलि का शरीर शांत होने के बाद दर्श ने तुरंत अंदर हाथ डाला और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने आसानी से खीरे को ढूंढ लिया और थोड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। भाभी, ये बाहर आ गया।
दर्श अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया जब उसने अंजलि से बात की। दर्श, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी भाभी को तुम चाहिए, मुझे चो दो। खीरा निकालने में जितना समय लगा उतने में अंजलि का दिमाग पूरी तरह से वासना से भर गया था। उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिख रही थी क्योंकि वह अचानक दर्श पर झपटी और उसे बिस्तर पर दबा दिया। इससे पहले कि दर्श प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसके उस चीज को पकड़ा और फिर उसे उस गुप्त खाई में डाल दिया। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं। चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैप्टर 15। धड़ाम धड़ाम। अचानक हुए इस उलटफेर से दर्श के कान सुन्न हो गए, जैसे कोई धमाका हुआ हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी भाभी ऐसा कुछ कर बैठेगी, उससे जुदाई करवाना चाहती हैं। ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात थी, एकदम वाहियात। वो अपनी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? अगर उसके भाई, जो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, को पता चल जाता तो वो टूट जाता और उससे सारे रिश्ते तोड़ देता। ये सोचते ही दर्श को होश आया और उसने अंजलि भाभी को धक्का दे दिया। शायद ज्यादा घबरा जाने की वजह से दर्श ने थोड़ी ज्यादा ताकत लगा दी और अंजलि भाभी उड़कर पलंग पर जा गिरी। शुक्र है कि पलंग नर्म था, नहीं तो उन्हें चोट लग जाती। उई दर्श, ये क्या कर रहे हो? अपनी भाभी को मार डालोगे क्या? भले ही अंजलि भाभी को कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन उनके इरादों को इतनी बेरुखी से ठुकराए जाने पर उन्हें गुस्सा और बेइज्जती महसूस हुई और वो उसे डांटने पर मजबूर हो गईं। भाभी, मैं माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था। दर्श ने अपना सिर झुका लिया और पलंग पर पड़ी अंजलि भाभी को देखा। उनका लुभावना और बेपर्दा रूप एक जबरदस्त नज़ारा पेश कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस वाकई के बारे में सोचकर उसे अब भी डर लग रहा था। सिर उठाकर दर्श ने पलंग के ऊपर लटकी शादी की तस्वीर देखी। दुल्हन के जोड़े में उसकी भाभी मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई परी स्वर्ग से उतर आए हो। इतनी पाक कि उनका अपमान नहीं किया जा सकता। और उसके भाई की मुस्कान इतनी खुशी से भरी हुई थी कि दर्श का गुनाह और बढ़ गया। उसके भाई ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था, मुश्किल वक्त के बावजूद उसकी आंखों का इलाज कराने के लिए उसे जिले में लाने पर जोर दिया था। और ये वो अपने भाई को कैसे चुका रहा था? वो कितना बड़ा जानवर था। अगर अभी उसकी भाभी के साथ कुछ हो जाता तो वो अपने भाई का सामना कैसे करता? ये सोचकर दर्श ने मुड़कर जाने का फैसला किया और कहा, भाभी, मैं सोने जा रहा हूँ। दर्श के जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि भाभी पलंग पर पड़ी रही। उन्हें काफी देर तक कुछ समझ नहीं आया। उनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। इतनी कोशिशों के बावजूद दर्श ने उन्हें ठुकरा दिया था। ठुकराए जाने का एहसास कितना कड़वा था। लेकिन दर्श की मर्दानगी के बारे में सोचते ही अंजलि भाभी ने फिर से धीरे से थूक निगल लिया। उनका दिमाग बेकाबू होकर इधर उधर भटकने लगा। अगर वो उसे पूरी तरह से अपना बना लेती तो कैसा लगता? ये सब सोचते हुए अंजलि भाभी को पूरे जिस्म में गर्मी महसूस होने लगी। उनके अंदर से एक तन्हा आवाज निकली और उनका हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा। तेज सनसनी से अंजलि भाभी के मुंह से हल्की सी आह निकली। उन्होंने सुकून से आंखें बंद कर लीं। ... अपने कमरे में लौटने के बाद दर्श बिस्तर पर लेट गया। उसका दिमाग अभी अभी हुई घटनाओं से भरा हुआ था। हालांकि वो कुंवारा था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। शुरुआत में हैंड वार्मर से उनके सीने को छूने के लालच से लेकर खीरा लाने के बाद भाभी द्वारा बिस्तर पर दबाए जाने तक ये साफ था कि वो बहुत अकेली थीं। मुझे भाभी के साथ ज्यादा करीबी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मेरे भाई ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है। अगर मैं उनके साथ धोखा करता हूं तो मैं सच में जानवर से बेहतर नहीं रहूंगा। दर्श अपने विचारों में और भी दृढ़ हो गया। भाभी के साथ गलत रास्ते पर बिल्कुल भी कदम नहीं रखना है। करवटें बदलते हुए उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए दर्श ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन ड्रैगन एंड फीनिक्स मिस्ट्री स्किल को गंभीरता से दोहराया। जल्द ही वो साधना की दुनिया में इतना डूब गया कि खुद को निकाल नहीं पाया, और जब तक उसे होश आया तब तक सुबह के 2 बज चुके थे। इन कुछ घंटों में ड्रैगन एंड फीनिक्स मिस्ट्री स्किल के जरिए उसने साधना के बारे में बहुत कुछ सीखा। साधकों के स्तर थे: क्यूई रिफाइनिंग रेल्म, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म, गोल्डन कोर रेल्म, नेसेंट सोल रेल्म, इंटीग्रेशन रेल्म और ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म। और हर रेल्म को आगे 9 छोटे स्तरों में बांटा गया था। दर्श अभी तक साधक नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में अभी तक सच्ची क्यूई नहीं बनी थी। सच्ची क्यूई पैदा करने के बाद ही वो खुद को साधक मान सकता था। आम लोगों के लिए सच्ची क्यूई पैदा करने के लिए न सिर्फ असाधारण मेहनत बल्कि बड़ी किस्मत भी चाहिए होती है। लेकिन दर्श के लिए उसे सिर्फ एक ऐसी महिला चाहिए थी जो उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो, और वो सफलतापूर्वक सच्ची क्यूई पैदा कर सकता था। हालांकि दर्श को कोई जल्दी नहीं थी, ये चीजें धीरे धीरे होनी चाहिए।
जब तक उसने इसे अपना लक्ष्य बना लिया था, उसे यकीन था कि उसे एक ऐसी महिला मिल जाएगी जो उसके साथ खुशनुमा पल बिताने के लिए तैयार होगी। अचानक दर्श को वो शब्द याद आए जो उसके पिता ने उसे सपने में कहे थे, गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने पर ही उन्हें ढूंढना, वरना उसे कई अनसुलझे खतरों का सामना करना पड़ेगा। लगता है मुझे गंभीरता से साधना करनी होगी, तभी मैं अपने माता पिता से जल्द मिल पाऊंगा। दर्श और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। उसने सपनों में अपने पिता का चेहरा देख लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी दिखती हैं। उसने सोचा कि उसकी माँ जरूर एक बहुत ही कोमल और खूबसूरत महिला होंगी। साथ ही दर्श को अपने पिता के वो शब्द भी याद आए जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो क्यूई रिफाइनिंग रेल्म के दूसरे स्तर तक साधना कर लेगा तो उसे उसके पिता द्वारा छोड़ा गया एक छोटा सा सरप्राइज मिलेगा। पापा, आप किस तरह का राज छुपा रहे हैं? आपने जो सरप्राइज छोड़ा है वो आखिर है क्या? सोने से पहले दर्श ने बेबसी से आह भरी। एक खामोश रात। अगली सुबह दर्श को पेशाब करने की तेज तलब से अचानक नींद खुल गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाथरूम की ओर भागा, और जैसे ही उसने अपनी पैंट उतारी, उसे अंजलि भाभी थोड़ी दूर खड़ी दिखाई दी, सिर्फ अंडरवियर में। वो एक तौलिया पकड़े हुए थीं, खुद को पोंछ रही थीं, साफ तौर पर अभी अभी नहाकर निकली थीं। एक पल के लिए माहौल खामोश हो गया। दर्श के होने से अंजलि भाभी को कोई घबराहट नहीं हुई और उन्होंने कोई आवाज नहीं की। हालांकि पास के एक बेसिन से टकराने से वो चौंक गई थीं। जब तक दूसरा व्यक्ति कोई आवाज नहीं करता, अंधा दर्श उनकी मौजूदगी से अनजान रह सकता था, लेकिन जैसे ही बेसिन से आवाज आए, उसने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी, आप वहां हैं क्या? लेकिन अंजलि भाभी की नजरें दर्श की ड्रैगन रूट पर टिकी रहीं और वो चुप रहीं। कुछ देर के लिए दर्श दुविधा में पड़ गया। वो बाथरूम टॉयलेट करने के इरादे से आया था, लेकिन अगर वो अब मुड़कर चला जाता तो जरूर उसकी भाभी को शक हो जाता। ठीक है, पहले जरूरी काम कर लेते हैं, पेशाब से छुटकारा। दर्श ने अंजलि भाभी को जैसे हवा समझा और रात भर के जमाव को निकालने पर ध्यान दिया। पेशाब की आवाज बहुत तेज थी। अपनी भाभी को अपना पेशाब करते हुए देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ अजीब बात थी। दर्श को असली परेशानी तब हुई जब अंजलि भाभी ने अचानक एक मोबाइल फोन निकाला। फिर उन्होंने कैमरा दर्श के निचले हिस्से पर लगा दिया। ये क्या बकवास है? अपनी भाभी की हरकतें देखकर दर्श एकदम भौंचक्का रह गया। क्या ये चोरी छिपे ली गई तस्वीर थी? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी चोरी छिपे ली गई तस्वीर नहीं थी, ये तो खुल्लम खुल्ला था। अंधा होने के अपने फायदे थे, लेकिन जाहिर है इसके नुकसान भी थे। अपनी भाभी को तस्वीरें लेते हुए देखकर भी उसे बिल्कुल अनजान होने का नाटक करना पड़ा, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो तस्वीरें लेने के लिए एंगल बदल रही थीं। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपना मूत्राशय पूरी तरह खाली कर दिया। दर्श ने तुरंत अपनी पैंट ऊपर खींची और घबराकर भाग गया। दर्श के जाने के बाद अंजलि भाभी ने अपनी फोटो गैलरी खोली, अंदर से उन्हें उत्तेजित करने वाली 20 से ज्यादा तस्वीरों को देखा। इस लड़के की चीजें वाकई शानदार थीं। जो भी लड़की भविष्य में इस लड़के से शादी करेगी वो खुशी से मर जाएगी। अपने कमरे में वापस आकर दर्श ने अपने गर्म गालों को रगड़ा। अपनी निजी तस्वीरों के अपनी भाभी के फोन में स्टोर होने के बारे में सोचकर वो अंदर ही अंदर टूट गया। नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं अपनी भाभी के साथ नहीं रह सकता। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो देर सवेर कोई घटना जरूर होगी। दर्श, नाश्ते के लिए बाहर आओ। उसकी भाभी की आवाज बाहर से आए। आ रहा हूँ, दर्श ने तुरंत जवाब दिया। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद दर्श ने देखा कि अंजलि भाभी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। उन्होंने एक बेहद सेक्सी लेस नाइट गाउन पहना हुआ था। क्योंकि ये काफी पारदर्शी था, इसलिए कई हिस्से मुश्किल से ढके हुए थे। क्योंकि उन्होंने ब्रा नहीं पहनी थी, इसलिए उनकी छाती हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे दर्श के मन में जंगली विचार आ रहे थे। हालांकि दर्श ने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया और भूख से अपना नाश्ता खाने लगा, जानबूझकर अपने बगल में बैठी अंजलि भाभी की ओर देखने से बच रहा था। अंजलि भाभी भी बहुत सामान्य व्यवहार कर रही थीं, लेकिन अपने फोन से खेलती रहीं। दर्श ने चुपके से झांका और पाया कि अंजलि भाभी अपने फोन पर तस्वीरों की तारीफ कर रही थीं और समय समय पर उनकी तुलना अपने हाथ में रखे तले हुए आटे की छड़ी से कर रही थीं। ये देखकर दर्श की खाने की रफ्तार बढ़ गई। वो बस जल्दी से काम पर जाना चाहता था। हालांकि मसाज पार्लर में काम सुबह 10 बजे तक शुरू नहीं होता था, लेकिन दर्श सुबह 8 बजे ही निकल गया। वो अब अपनी भाभी के साथ अकेले रहने से डर रहा था। दर्श के जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी करीबी दोस्त शिल्पा अंदर आई। उसने अंजलि भाभी को एक सेक्सी लेस नाइट गाउन पहने हुए देखा। उसके होंठ मुस्कान में मुड़ गए और पूछा, तू छोटी सी शैतान, इतने सेक्सी कपड़े पहन रही है, क्या तूने कल रात छोटे दर्श के साथ अपना काम बना लिया? आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं।
चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैप्टर 16। उफ। अंजलि भाभी ने गहरी आह भरी, उनकी आंखों में मायूसी झलक रही थी। उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उस पर टूट पड़ी, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। साफ है, मेरी पहचान उसकी चचेरी बहन की पत्नी के रूप में उसके दिल में एक बेड़ी बन गई है, और मेरे पति की उस पर मेहरबानी भी उस पर एक भारी बोझ बन गई है। तुमने किया क्या? शिल्पा ने उत्सुकता से पूछा। अंजलि भाभी और शिल्पा बहुत करीबी थीं, एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करती थीं। अंजलि भाभी ने तुरंत शिल्पा को पिछली रात जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया। चाहे वो हैंड वार्मर का इस्तेमाल करके दर्श को अपने सीने को छूने के लिए लुभाना हो या उसके सामने खीरे से खुद को सुकून देना और फिर उसका टूट जाना, उसने शिल्पा को सब कुछ बता दिया। तुम कितनी शैतान हो। अंजलि भाभी की कहानी सुनने के बाद शिल्पा ने कुछ देर तक खुद को रोका, फिर ये 4 शब्द कहे और उसकी आवाज़ से एक ज़बरदस्त झटका महसूस किया जा सकता था। क्या मैं तुमसे ज़्यादा शैतान हूँ? अंजलि भाभी ने शिल्पा पर आंखें घुमाईं। शिल्पा ने टिप्पणी की, मैं मानती हूँ कभी कभी मैं बहुत खुले विचारों वाली होती हूँ, लेकिन भद्दे तरीके से शैतान। लेकिन तुम अपनी शैतानी में बहुत समझदार हो। भाई के सामने खीरे का इस्तेमाल करना। ठीक है, बस करो, मुझे वो मिला तो नहीं। अंजलि भाभी ने आह भरी और सोया दूध का एक घूंट लिया। अब जब तुम सोया दूध पी रही हो तो मुझे लग रहा है कि तुम शैतानी कर रही हो। शिल्पा ने अंजलि भाभी को देखा और टिप्पणी की। अंजलि भाभी ने शिल्पा को देखा और कहा, शिल्पा, बस बहुत हुआ। शिल्पा हंसी, चुटकुले बंद कर दिए। फिर उसकी नज़र अंजलि भाभी के सेलफोन पर पड़ी, और जैसे ही उसने स्क्रीन पर तस्वीर देखी वो चौंक गई और तुरंत फ़ोन के लिए हाथ बढ़ाया। अंजलि भाभी ने भी प्रतिक्रिया दी, फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पर एक कदम पीछे रह गईं। शिल्पा, मेरा फ़ोन वापस करो। अंजलि भाभी ने घबरा कर कहा, यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए हाथ भी बढ़ाया। लेकिन जैसे ही शिल्पा ने फ़ोन पकड़ा वो 3 मीटर दूर भाग चुकी थी। हर एंगल से तस्वीरों की तारीफ करने के बाद उसने आखिर में कहा, क्या तुमने ये तस्वीरें लीं? इस वक्त अंजलि भाभी के पास छिपाने का कोई कारण नहीं था और उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। हाँ, मैंने आज सुबह चुपके से ली जब दर्श पेशाब कर रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं चला। तुम्हें ये राज रखना होगा। अगर बाहर वालों को पता चल गया कि मैं अपने चचेरे भाई की पेशाब करते हुए तस्वीरें ले रही हूँ तो मुझे किसी को भी मुंह दिखाने में शर्म आएगी। चिंता मत करो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? शिल्पा ने गंभीरता से कहा। दर्श मुझ पर बहुत शक करता है। मुझे लगता है उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होने वाला है। हमारी योजना शायद नाकाम हो जाएगी। अंजलि भाभी ने अपना फ़ोन वापस लिया और बेमन से अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। मेरे पास एक आइडिया है जो तुम्हें दर्श को पाने में मदद कर सकता है, सुनना चाहोगी? शिल्पा ने हल्की हंसी के साथ कहा। ये सुनते ही अंजलि भाभी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने उत्साह से पूछा, जल्दी बताओ, क्या है? शिल्पा ने कहा, चलो दर्श के साथ चारा डालकर चाल चलते हैं, उसे पूरी तरह से धोखा देते हैं। अंजलि भाभी उलझन में पड़ गईं, जरा खुलकर बताओ। शिल्पा ने कहा, देखो, कल तुमने उसके सामने खीरे का इस्तेमाल किया और आज सुबह तुमने चुपके से तस्वीरें लीं। उसे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि वो अंधा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो अंधा है। हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो ये रही योजना। मैं पहले उसे लुभाऊंगी और फिर जैसे ही हम दूसरी बार सेक्स करने वाले होंगे तुम चुपके से अंदर आ जाना और मेरी जगह दर्श के साथ करना। कैसा रहेगा? शिल्पा जितनी बात करती गई उतनी ही उत्साहित होती गई। आखिर में उसकी आंखें चमक रही थीं और वो पूरी तरह से कांप रही थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसे ये तरीका अच्छा लगा, बल्कि इसलिए भी था कि उसे ये काफ़ी रोमांचक लगा। क्या मैं ये कर पाऊंगी? अंजलि भाभी हिचकिचाईं और पूछा। बिल्कुल, तुम कर सकती हो। शिल्पा ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, वरना अब कोई बेहतर विकल्प नहीं है ना? अंजलि भाभी का उलझन भरा चेहरा देखकर वो बोलने में हिचकिचा रही थी। शिल्पा ने तुरंत पूछा, तो बताओ, तुम ये कर सकती हो या नहीं? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना त्याग कर रही हूँ? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम चालाक लोमड़ी। अंजलि भाभी ने शिल्पा को देखा और कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं भी करती तो तुम दर्श को बिस्तर पर लुभाने के तरीके ढूंढ लेती, इसलिए ऐसा दिखावा मत करो कि ये सब मेरे लिए है। हे, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। तुम्हारे भाई को इतना आकर्षक किसने बनाया? तो तुम्हें मेरी योजना कैसी लगी? कोशिश करना चाहोगी? शिल्पा ने अंजलि भाभी के हाथ में हाथ डाला, मुस्कुराते हुए बात की। तो मैं तुम्हारे समाचार का इंतजार करूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अंजलि भाभी के गाल गुलाबी रंग से चमक उठे और उन्होंने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। सुबह 8:30 बजे दर्श मसाज की दुकान पर पहुंचा, लेकिन काम शुरू होने का समय नहीं था, इसलिए वो सिर्फ लाउंज में बैठकर इंतजार कर सकता था।
कुछ और करने को न होने की वजह से दर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पिता द्वारा छोड़ी गई दिव्य चिकित्सक पुस्तिका पढ़ने लगा। दिव्य चिकित्सक पुस्तिका में जीवन बचाने वाले चीनी चिकित्सा ज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा था। मुझे कहना होगा, चीनी चिकित्सा वाकई गहरी और व्यापक है। दर्श ने आह भरी, चीनी चिकित्सा ज्ञान की गहराई में अंतहीन खोज करते हुए। अगर वो इस सारे ज्ञान में महारत हासिल कर लेता तो वो जरूर एक बेहतरीन डॉक्टर बन जाता। उसे पता ही नहीं चला कि 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। जैसे ही दर्श किताब को किनारे रखने और काम के लिए तैयार होने वाला था, दरवाज़ा खुला और रेखा उसके सामने आ गई। आज रेखा बेहद खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी, हल्का मेकअप किया हुआ था, कानों में 2 बड़े झुमके थे और उसके बालों को खास तौर पर स्टाइल किया गया था, जिससे वो और भी ज्यादा मनमोहक लग रही थी। उसने एक सफ़ेद टाइट कमर वाली टी शर्ट पहनी थी, जिसने उसकी छाती पर शानदार लहरों को एक शानदार तरीके से रेखांकित किया, और गहरी, असीम दरार एक लुभावने जादू से भरी हुई थी जो खोज को आमंत्रित करती थी। नीचे उसने हल्के रंग की जीन्स पहनी थी जो उसकी गोल और पतली टांगों को कसकर लपेटे हुए थी, और उसके पैरों में उसने ऊंची एड़ी वाले सैंडल की एक जोड़ी पहनी थी। उसके नाखूनों पर लाल रंग का पेंट किया हुआ था। आज रेखा को देखकर दर्श को तुरंत लगा कि उसका दिल धड़कना भूल गया है। इतनी खूबसूरत महिला का होना निश्चित रूप से अनगिनत पुरुषों का सपना था। जैसे ही रेखा ने दर्श को देखा, उसकी नज़रें उभरी हुई पैंट पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अनिश्चित इच्छा थी। ये इसलिए था क्योंकि कल मसाज के दौरान उसने दर्श को छुआ था कि रेखा को कल रात अनिद्रा थी। करवटें बदलते हुए वो सो नहीं पाई जब तक कि उसने अपनी उंगलियों से खुद को सुकून नहीं दिया। दर्श, तुम जल्दी आ गए? रेखा ने दर्श के खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए पूछा। दर्श ने सिर हिलाया और कहा, घर पर ज्यादा कुछ करने को नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी आने की सोची। सुबह ज्यादा ग्राहक नहीं होते, आमतौर पर दोपहर 3 बजे के आसपास भीड़ बढ़ती है। तुम्हें इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा कुछ करने को नहीं है। ये कहते हुए रेखा को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, हाँ, तुम्हें कल शिकायत मिली थी, क्या तुम्हें पता है? क्या? ये सुनते ही दर्श अचानक चौंक गया और कहा, मैडम, मैं कल हर ग्राहक की सेवा करने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। मुझे शिकायत कैसे मिल सकती है? जैसे ही उसने बात की, दर्श का दिमाग तेजी से घूमने लगा। कल उसने जिन ग्राहकों की सेवा की थी, उनके हर विवरण को याद करते हुए, और उसे कोई समस्या नहीं मिली। रेखा ने कहा, सोचना बंद करो, क्या तुम्हें पता है कि ग्राहक ने किस बारे में शिकायत की? दर्श ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। रेखा ने गंभीरता से कहा, ग्राहक ने शिकायत की कि सेशन बहुत छोटा था, कि तुम मुश्किल से कुछ मिनट तक टिके रहे और उसे लगा कि उसके पैसे बर्बाद हो गए। चैप्टर 17। समय बहुत कम था, शिकायत आई। बस कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। ये शब्द सुनते ही दर्श का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसे अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी कि शिकायतकर्ता कौन है। कल उसने कई ग्राहकों को सेवा दी थी, लेकिन सिर्फ शिल्पा के साथ ही उसका डिस्चार्ज हुआ था। लानत हो इस औरत पर, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। साफ था कि पुलिस वेश्यावृत्ति पर सख्ती कर रही थी और वो घबरा गया था, इसलिए समय से पहले ही डिस्चार्ज हो गया। और फिर भी शिकायत कर रही है। लेकिन जब शिकायत हो ही गई थी तो दर्श ने मजबूरी में पूछा, मैडम, अगर कोई शिकायत आती है तो हमारी दुकान कैसे निपटती है? प्लीज़ मुझ पर जुर्माना मत लगाए, मैं विनती करता हूँ। मेरे पास अभी पैसे की कमी है। रेखा ने कहा, 1000 युआन का जुर्माना। ये सुनकर दर्श को ऐसा लगा जैसे पाले में पड़ी बैंगन, तुरंत सारी ऊर्जा खो बैठी। एक शिकायत पर 1000 युआन, ये बहुत ज्यादा है ना? रेखा मुस्कुराई और बोली, दर्श, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा जुर्माना लगा रही हूँ? दर्श ने जवाब दिया, थोड़ा ज्यादा तो लगता है। रेखा की मुस्कान और भी तेज हो गई और उसने कहा, हाँ, शायद थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसकी भरपाई करने का एक तरीका है। अगर तुम ग्राहक से शिकायत वापस करवा सको तो तुम्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये सुनकर दर्श के चेहरे पर उत्साह आ गया और उसने कहा, मैडम, क्या हमारे पास शिकायतकर्ता का फ़ोन नंबर है? मैं उससे मिलकर देखता हूँ कि क्या मैं शिकायत वापस करवा सकता हूँ। 1000 युआन उसके लिए इस समय छोटी रकम नहीं थी और वह बेवजह पैसे नहीं गंवाना चाहता था। हमारे पास फ्रंट डेस्क पर उसकी संपर्क जानकारी है, लेकिन अगर तुम अभी उससे मिलने जाते हो तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सफलतापूर्वक शिकायत वापस करवा पाओगे? रेखा बहुत गंभीर लग रही थी। दर्श चौंक गया और पूछा, मैडम, आपका क्या मतलब है? रेखा ने ईमानदारी से अपनी उम्र से ज्यादा अनुभवी लहजे में कहा, दर्श, इतने लंबे समय से यह मसाज पार्लर चलाते हुए मैं जानती हूँ कि हमारे ग्राहक कितने मुश्किल हो सकते हैं। अगर तुम अभी उससे मिलने जाते हो तो उसकी शिकायत वापस लेने की संभावना बहुत कम है। मेरा मतलब है, तुम्हें पहले तैयारी करनी होगी। मैडम, तो मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? सच्चाई यह है कि आज दर्श का पहला दिन था और एक नए व्यक्ति को नए व्यक्ति की वास्तविकताएं पता होनी चाहिए।
कुछ मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह माननी जरूरी होती है। मेरे ऑफिस में आ, मैं तुझे एक सिमुलेशन ट्रेनिंग दूंगी ताकि तू शिकायतकर्ता की किसी भी मुश्किल का कॉन्फिडेंस से सामना कर सके, रेखा ने कहा और मुड़कर चली गई। सिमुलेशन ट्रेनिंग। दर्श कंफ्यूज हो गया। बॉस क्या सिमुलेट करना चाहती है? लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं और आज्ञाकारी बनकर रेखा के ऑफिस में उसके पीछे पीछे चला गया। आज रेखा के ऑफिस के सेटअप में थोड़ा बदलाव था। कमरे के बीच में एक मसाज टेबल लगाई गई थी। ऑफिस में घुसने के बाद रेखा मसाज टेबल पर लेट गई और बोली, दर्श इधर आ, मेरी मसाज कर। मैडम, आपने कहा था कि हम सिमुलेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। दर्श ने हैरानी से पूछा। हाँ, रेखा ने अपने गहरे लाल लंबे बालों को झटका दिया और दर्श को एक मनमोहक नज़र से देखते हुए बोली, बेशक, सिमुलेशन ट्रेनिंग मसाज के दौरान ही होगी। जल्द ही तुझे समझ आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। ठीक है। हालांकि दर्श के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन जब बॉस ने कह दिया था तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह मसाज टेबल पर गया और रेखा की मसाज करने लगा। रेखा ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान से महसूस करते हुए। कल जितनी आरामदायक क्यों नहीं है? कुछ मिनट बाद रेखा ने दर्श को हैरानी से देखा और पूछा, क्योंकि आपने कपड़े पहने हुए हैं, दर्श ने धैर्यपूर्वक समझाया। अगर कपड़े पहने हुए हैं तो मेरी यिन यांग मसाज तकनीक का असर काफी कम हो जाता है। ओह, तो मैं इन्हें उतार देती हूँ। रेखा उठ बैठी, उसकी पतली उंगलियों ने उसकी बेल्ट खोल दी। दर्श की नज़रों के सामने उसने अपनी सुडौल टांगों को ढके हुए जीन्स को नीचे खींच लिया। पल भर में दर्श के सामने निर्दोष जैद सफ़ेद टांगों की एक जोड़ी दिखाई दी, जो सूरज की रोशनी में एक लुभावना चमक बिखेर रही थी। अपनी जीन्स उतारने के बाद रेखा ने अपनी टी शर्ट भी उतार दी और फूले हुए गोल स्तनों की एक जोड़ी हवा में उछल गई, जिसने तुरंत दर्श का ध्यान खींच लिया। दर्श ने ध्यान से देखा और पाया कि कल उसकी मसाज के बाद रेखा के स्तन वास्तव में बड़े हो गए थे। ये कहना पड़ेगा, यिन यांग मसाज तकनीक वाकई जादुई है। ठीक है, मैंने इन्हें उतार दिया है, अब मेरी मसाज शुरू करो, उसने कहा। रेखा मसाज टेबल पर वापस लेट गई। दर्श ने देरी नहीं की, तुरंत अपने हाथ रेखा की खूबसूरत टांगों पर रखे और ईमानदारी से मसाज शुरू कर दी। दर्श को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेखा का प्रैक्टिस ट्रेनिंग से क्या मतलब था। क्या मसाज करना ही प्रैक्टिस ट्रेनिंग नहीं था? यह अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ था? जैसे ही दर्श अपनी उलझन में डूबा हुआ था, अचानक रेखा की हथेली उसके शॉर्ट्स पर पड़ी। उसकी पतली उंगलियों ने उसे कुछ बार धीरे से मसाज किया और दर्श में एक जोशीला उत्साह जगा दिया। उसका जिस्म एकदम तन गया। शॉर्ट्स ने एक बड़ा चढ़ाकर उभार दिखाया। बॉस लेडी की हरकतों को महसूस करते हुए दर्श एकदम कांप गया। उसका जिस्म हैरानी और थोड़ी घबराहट में अनायास ही पीछे हट गया। बॉस लेडी उसे फिर से वहां क्यों छू रही थी? पीछे क्यों हट रहा है? रेखा की नज़रें दर्श को देखते हुए उलझन से भरी थीं। दर्श ने कहा, मैडम, क्या इसलिए नहीं कि आप मुझे बेवजह छू रही थीं? फुस। दर्श का दुखी चेहरा देखकर रेखा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक कुंवारे लड़के की तरह इतनी छोटी सी बात से वो ऐसे डर गया। तभी तो वो कुछ ही मिनटों में डिस्चार्ज हो गया। जरूर ये मनोवैज्ञानिक समस्या होगी। हालांकि ये नॉर्मल भी है, क्योंकि एक कुंवारे लड़के ने दुनिया नहीं देखी होती। कोई घबराहट वाली बात करने से वो आसानी से अपना कंट्रोल खो सकते हैं। तुरंत बाद रेखा ने अपना चेहरा सीधा किया और कहा, दर्श, तू सच में उस भलाई की कदर नहीं करता जो तेरे साथ हो रही है। मैं तेरी प्रैक्टिस ट्रेनिंग में मदद कर रही हूँ और तू सोचता है कि मैं जानबूझकर तुझे छेड़ रही हूँ। इसे आप प्रैक्टिस ट्रेनिंग कहती हैं? दर्श का चेहरा और भी अजीब हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बॉस लेडी का प्रैक्टिस ट्रेनिंग का मतलब उसके मर्दानगी को छूना होगा। बिल्कुल, मेरा प्रैक्टिस ट्रेनिंग से यही मतलब है, रेखा ने गंभीरता से कहा। तेरी शिकायत इसलिए हुई क्योंकि अवधि बहुत कम थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये तेरी गलती नहीं है, बल्कि इसलिए कि तू बहुत घबराया हुआ है और तू अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए तू जल्दी खत्म कर देता है। बिल्कुल, इसलिए कि मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उस समय पुलिस थी। दर्श अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रेखा ने उसे अचानक रोक दिया, क्योंकि एक कुंवारे लड़के के रूप में जिसने ज्यादा अनुभव नहीं किया है, एक औरत से थोड़ा सा उत्तेजना तेरे दिमाग को उलझा देती है, जिससे तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर तू एक अनुभवी खिलाड़ी होता तो चाहे कोई भी स्थिति हो, तू इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। ये बात तो कुछ हद तक समझ में आती है। इसके बाद दर्श का चेहरा गंभीर हो गया और उसने उत्सुकता से पूछा, मैडम, तो ऐसे मामलों में मुझे कैसे सुधार करना चाहिए? तू सिर्फ लगातार ट्रेनिंग से सुधार कर सकता है, जिससे तू इसमें अनुभवी हो जाएगा, ताकि क्लाइंट्स की अलग अलग मांगों का सामना करते समय तू घबराए नहीं। रेखा ने अपना लहजा बदला और आगे कहा, और मैं तेरी बॉस के रूप में ये जिम्मेदारी लेती हूँ। अपने पैंट उतार दे और मैं तेरी सिमुलेटेड ट्रेनिंग में मदद करूंगी। दर्श हिचकिचाया और पूछा, क्या मुझे अपने पैंट उतारने पड़ेंगे?
रेखा ने तुरंत जवाब दिया, क्या जब तू उन क्लाइंट्स को सर्विस देता है जिन्होंने तेरी शिकायत की है तो तू अपने पैंट पहनकर करता है? दर्श ने जवाब दिया, मैं उन्हें उतार देता हूँ। बिल्कुल, तुझे ट्रेनिंग के लिए अपने पैंट उतारने पड़ेंगे वरना कोई असर नहीं दिखेगा। बात करना बंद कर और जल्दी से उतार दे। पहले मैंने कभी कर्मचारियों को सिमुलेटेड ट्रेनिंग नहीं दी और तू यहाँ हिचकिचा रहा है, क्या तू यहाँ काम नहीं करना चाहता? रेखा का लहजा अधिकार से भरा था। मैं काम करना चाहता हूँ। बेशक मैं काम करना चाहता हूँ मैडम, मैं अभी उतार रहा हूँ। घबराहट के मारे दर्श ने जल्दी से अपने शॉर्ट्स उतार दिए और तुरंत वो डरावना नज़ारा रेखा के सामने आ गया। चैप्टर 18। सामने के खूंखार नज़ारे को देखकर रेखा की सांसें तेज हो गईं, उसकी निगाहें अविश्वास से भरी थीं। क्या ये सच में इंसान है? कल जब रेखा ने दर्श को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था तो उसने सोचा था कि दर्श बहुत ताकतवर है, ज्यादातर मर्दों से ज्यादा। लेकिन अब दर्श का असली रूप देखकर उसे एहसास हुआ कि ये लौंडा असल में कितना पावरफुल है, एकदम गधे जैसा। अगर ये सब अंदर समा जाए तो सालों की उसकी तन्हाई और अकेलापन पल भर में रफू चक्कर हो जाएगा। दर्श, मुझे जानना है, तू बड़ा होने के लिए क्या खाता है? इतना बड़ा क्यों है? रेखा ने दर्श को बिना पलक झपकाए देखा, बात करते हुए उसकी लार टपक रही थी। मुझे भी नहीं पता, ये तो बस अपने आप बढ़ गया, बिना मुझे बताए। रेखा को अपनी जबरदस्त चीज देखकर डरा हुआ देखकर दर्श को असल में गर्व महसूस हुआ। सिर्फ खुद को दिखाकर एक औरत को डराना शायद कई मर्दों का सपना होता है। गिगल गिगल गिगल। दर्श का जवाब सुनकर रेखा ने अपना मुंह ढककर हंसी। उसने दर्श को एक नखरे भरी नज़र से देखा और कहा, इधर आ, मैं तेरी थोड़ी सिमुलेशन ट्रेनिंग में मदद करती हूँ। हालांकि दर्श को इस मामले में ज्यादा तजुर्बा नहीं था, वह समझ गया कि रेखा क्या करने वाली है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कि उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। उत्तेजित मूड के साथ दर्श रेखा की ओर बढ़ा। छी! बहुत जल्दी दर्श को नीचे से एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। उसने नीचे देखा और पाया कि रेखा का मुलायम बिना हड्डी वाला हाथ उसे पकड़ चुका था। जैसे ही रेखा के हाथ ने उसे धीरे से छेड़ा, दर्श का शरीर कांप गया। ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और झुनझुनी वाली सनसनी बेहद सुखद थी। जब रेखा ने अपनी हथेली में उस गर्म और सख्त स्पर्श को महसूस किया तो उसका दिल बेचैन हो गया। हालांकि उसने अपनी अक्ल को वासना से धुंधला नहीं होने दिया। वह जानती थी कि ऐसे मामलों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार दर्श एक नौसिखिया वजन था, चूहे से भी ज्यादा डरपोक। अगर वह ज्यादा उत्साही हो गई तो वह लड़के को जरूर डरा देगी। आराम से, जल्दी का काम शैतान का। अपनी भावनाओं को स्थिर करने के बाद रेखा ने दर्श को देखा और कहा, दर्श, मेरी मालिश जारी रख। जब तू मालिश करेगा तो मैं तुझे उत्तेजित करने के लिए छेड़ूंगी। मुझे जानना है कि तू कितने देर तक टिक सकता है। तू कितने देर तक टिक सकता है? ये बात सुनते ही दर्श का घमंड जाग उठा, क्योंकि कम समय तक टिकने की शिकायत का मतलब था उसकी मर्दानगी को कुचलना। मालकिन को भी लगता होगा कि वो एक लूजर है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो मालकिन के सामने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता था। समझ गया, मैं कर लूंगा। दर्श ने जोश से सिर हिलाया और रेखा की मालिश जारी रखी। उधर रेखा ने अपनी सारी तवज्जो दर्श पर लगा दी, अपने सालों के तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हुए। मसलना, दबाना, सहलाना, एक के बाद एक हरकतें पानी की तरह बह रही थीं। रेखा की चिकनी तकनीकों के सामने तो बड़े बड़े प्रो भी प्रेशर में आ जाते, फिर ये तो एक नौसिखिया वजन था। पहले कॉन्फिडेंट दिखने वाला दर्श लगातार झुनझुनी से उसका सिर चकरा रहा था और शरीर अकड़ रहा था। मालिश में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। दर्श, ध्यान मत भटकाओ। याद रखो, क्लाइंट तुम्हें चाहे कितना भी छेड़े, तुम्हें अपना काम नहीं भूलना है। रेखा ने दर्श को लगातार कांपते हुए महसूस किया और तुरंत उसे याद दिलाया। उसकी बात सुनकर दर्श ने अपना ध्यान वापस मालिश पर लगाया, लेकिन जैसे ही उसने रेखा का चौंका देने वाला खूबसूरत चेहरा देखा, वो फिर से उत्तेजित हो गया। खासकर ये सोचकर कि इतनी खूबसूरत औरत उसकी इस तरह से मदद कर रही है। उसका सिर घूम रहा था और गला सूख रहा था। लेकिन दर्श को जल्द ही ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल का मंत्र याद आ गया। उसने चुपचाप मंत्र जपना शुरू कर दिया और चमत्कारिक रूप से हल्की पीली चमक की लंटें, जो रेखा को दिखाई नहीं दे रही थीं, दर्श की ओर जमा होने लगीं। ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि दर्श एक औरत के साथ दोहरी साधना करके अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता था, लेकिन वो ध्यान लगाकर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके भी अपनी साधना को बढ़ा सकता था। जब आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में घुसी तो दर्श को उत्साह महसूस हुआ और पहले जो उत्तेजना महसूस हो रही थी वो फीकी पड़ गई। हालांकि दर्श को रेखा के छेड़ने से मिलने वाला आराम अभी भी महसूस हो रहा था, लेकिन पहले की तरह फटने का खतरा अब नहीं था। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट बीत जाने के बाद रेखा ने दर्श को हैरानी से देखा और कहा, बुरा नहीं है, तू 15 मिनट तक टिक गया।
क्लाइंट शिकायत करते थे कि तू सिर्फ कुछ मिनट ही टिक पाता है, लगता है उन्होंने तेरे साथ गलत किया। ये सुनकर दर्श का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, मैडम, अब जब आपने खुद देख लिया कि क्लाइंट ने मेरे साथ गलत किया, तो क्या शिकायत वापस ली जा सकती है? बिल्कुल नहीं, हमारी दुकान के नियम हैं कि शिकायत सिर्फ क्लाइंट ही वापस ले सकता है। अगर मैं तुम्हारे लिए वापस ले लूंगी तो दूसरे कर्मचारियों को ज़रूर ऐतराज़ होगा। और हालांकि तू 15 मिनट तक टिक गया, तू अभी भी पास होने से बहुत दूर है। किस बात की खुशी मना रहा है? रेखा ने छेड़ते हुए दर्श को एक कामुक नज़र से देखा। दर्श चौंक गया और पूछा, पास होने के लिए मुझे कितनी देर तक टिकना होगा? अगर क्लाइंट अपने हाथ का इस्तेमाल करता है तो पास होने के लिए तुम्हें 1 घंटा टिकना होगा। अगर क्लाइंट अपने मुंह का इस्तेमाल करता है तो 40 मिनट पासिंग माना जाएगा, और अगर बॉडी से है तो कम से कम आधा घंटा। अभी मैं तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें पास होने के लिए और 45 मिनट टिकना होगा। समझे? बात करते हुए रेखा की हथेली कभी भी रुक नहीं रही थी। तो मसाज के धंधे में इतना कुछ जानना होता है। दर्श ने पहली बार सुना था कि मसाज पार्लर में इतने सारे नियम होते हैं, और ये काफ़ी आंखें खोलने वाला था। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया, उसका चेहरा हैरानी से भर गया। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं, आपका मतलब है कि क्लाइंट सच में अपने मुंह का इस्तेमाल इस जगह पर करेंगे? इसमें इतना हंगामा करने वाली क्या बात है? रेखा ने दर्श पर आंखें घुमाईं और कहा, कई क्लाइंट्स की अपनी पसंद होती है। जब वो अपने मुंह से तुम्हारी मदद करते हैं तो उन्हें भी एक खास तरह का उत्तेजना महसूस होता है। बेशक इस तरीके को पसंद करने वाले क्लाइंट्स कम होते हैं। ज़्यादातर मसाज के दौरान मसाज करने वालों का फ़ायदा उठाना पसंद करते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। समझ गया। तो लगभग 2 घंटे के मसाज के दौरान क्लाइंट को संतुष्ट करने के लिए मुझे 1 घंटे तक टिकना होगा। दर्श ने सोचा, शायद यही वो खास फैटिश था जिसका मैडम ने पहले जिक्र किया था। एक आदमी की चीज़ पर पैसे खर्च करना वाकई काफ़ी खास। बिल्कुल सही, तुम अभी 16 मिनट टिके हो। बस और 44 मिनट तक टिके रहो और तुम पहुंच जाओगे। लगे रहो, रेखा ने दर्श को प्रोत्साहित किया। और 44 मिनट, ये तो वाकई बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन एक मर्द के घमंड के लिए दर्श ने हार नहीं मानी और ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल का मंत्र चुपचाप जपना जारी रखा। दर्श, क्या तुमने कभी किस किया है? अचानक रेखा ने दर्श को देखा और एक चौंकाने वाला सवाल पूछा। दर्श पल भर के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने तो कभी प्यार भी नहीं किया। मुझे किसी लड़की को किस करने का मौका कैसे मिलता? ये जानकर रेखा चौंक गई। जब उसे पता चला कि दर्श वजिन है तो उसे पहले ही मुश्किल से यकीन हुआ था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दर्श का फर्स्ट किस अभी भी बाकी है। ये तो वाकई एक कोरा कागज था। अपने दिल में हैरान होते हुए उसे उत्तेजना का एक झोंका भी महसूस हुआ। ये खजाना मिलने जैसा था। चालाक पुराने हाथों की आदि रेखा ने दर्श की मासूमियत जानकर अपने दिल में उत्तेजना का झटका महसूस किया और उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसे दर्श मासूम नौजवान पर अपना दांव लगाना था। दर्श, तुम्हें किस करना भी नहीं आता? अगले ही पल रेखा ने चौंकाने का नाटक किया और कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि हमारे मसाज पार्लर में महिला क्लाइंट्स को किस करना एक ज़रूरी स्किल है। अगर कोई महिला क्लाइंट किस करने के लिए कहती है और तुम भद्दे किसिंग तकनीकों से जवाब देते हो तो क्लाइंट तुम्हें ज़रूर नापसंद करेगी और वो तुम्हारी शिकायत भी कर सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? दर्श का चेहरा बदल गया और उसे अपने दिल में काफ़ी बेबस महसूस हुआ। इस मसाज पार्लर में वाकई बहुत सारे नियम थे और वो लगभग किसी भी चीज़ के लिए जुर्माना लगाते थे। ये वाकई परेशान करने वाला था। मैं तुम्हारी बॉस ही तो हूँ। जब किसी कर्मचारी को कोई परेशानी होती है तो बॉस होने के नाते मुझे स्वाभाविक रूप से हल करने में मदद करनी चाहिए। हम ऐसा करेंगे, मैं तुम्हें किस करना सिखाऊंगी। अगले ही पल रेखा की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी घूमी जब वो सीधी बैठी, अपना सिर पीछे झुकाया, अपनी आंखें बंद की और अपने लुभावने लाल होठों की ओर इशारा किया। दर्श, मुझे किस करो। चैप्टर 19। मालकिन की तरफ से किस करने की पहल देखकर दर्श वहीं हक्का बक्का खड़ा रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करे। उसने मालकिन के नैन नक्श को ध्यान से देखा। उनकी तीखी नाक, बेदाग अंडाकार चेहरा और उनकी हल्की बंद आंखें, हर सांस के साथ उनकी पलकें अनजाने में कांप रही थीं। सूरज की रोशनी मालकिन के गालों पर पड़ रही थी, जिससे उनकी त्वचा क्रिस्टल क्लियर दिख रही थी, सफ़ेदी की झलक के साथ गुलाबी। पहले के दर्श के लिए इस कद की खूबसूरती एक नामुमकिन सपना थी, और अब इतनी शानदार औरत अपना सिर थोड़ा उठाकर खुद उससे किस करने की पहल कर रही थी। क्या ये सपना है? दर्श ने चुपचाप अपनी बांह नोची। तेज दर्द ने उसे यकीन दिलाया कि ये सपना नहीं, हकीकत है। दर्श, क्या कर रहे हो? तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया? दर्श को थोड़ी देर तक न हिलते देख रेखा ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं।
जब उसने उसे बेवकूफ़ों की तरह खड़ा देखा तो उसने तुरंत भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं बदसूरत हूं और तुम खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकते? नहीं, नहीं, नहीं। दर्श ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, मालकिन, हालांकि मैं देख नहीं सकता, मुझे यकीन है कि आप एक दुर्लभ खूबसूरती होंगी, मेरे दिल में एक देवी जिस पर मैं अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे आपसे किस करने से डर लग रहा है। गिगल गिगल गिगल। इन शब्दों से रेखा की आंखें हंसी से मचल उठीं। अगले ही पल उसने अपनी बाहों को दर्श की गर्दन के चारों ओर लपेटा, उसके चेहरे पर एक मोहक नज़र के साथ। जब ऐसा है तो देवी को तुमसे किस करने की पहल करने दो, कैसा रहेगा? दर्श को प्रतिक्रिया देने का मौका मिलने से पहले रेखा उसके होठों को चूमने के लिए झुक गई। जैसे ही उनके होंठ मिले, नर्म सनसनी ने तुरंत दर्श के शरीर को कांप दिया, उसका खून खौलने लगा और वह पहले से कहीं ज्यादा उत्तेजित हो गया। खासकर जब रेखा की जीभ ने उसके दांतों को खोलकर उसके मुंह में धकेल दिया, दर्श पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, उसका दिमाग खाली हो गया और उसने सोचने की सारी क्षमता खो दी। कितनी खुशबूदार। जैसे ही उनकी जीभें आपस में उलझीं, एक अनोखी खुशबू दर्श के मुंह और नाक में घुस गई और वह बढ़ती हुई खुशबू से पूरी तरह से मोहित हो गया, खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। क्या किस करने का यही एहसास होता है? दर्श ने अपनी बाहों को रेखा के चारों ओर लपेट लिया। किस करने का कोई तजुर्बा न होने के कारण वह बिना किसी तकनीक के सिर्फ कुतर सकता था। शुक्र है, तजुर्बेकार रेखा एक टीचर की तरह उसे धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन देने लगी। रेखा के कोमल चूसने को महसूस करते हुए दर्श को कुछ समझ आने लगा और उसने उसकी नकल करना शुरू कर दिया। उनकी जीभें बेतहाशा आपस में उलझ गईं, लार का आदान प्रदान कर रही थीं। हरामजादी, भागने की हिम्मत की। बाहर आ, ये मत सोच कि तू मुझसे छुप सकती है, अगर तू अभी बाहर नहीं आई तो मैं ये जगह तोड़ दूंगा। फूली, अपनी गांड यहाँ से निकाल। जैसे ही वो गहराई से किस कर रहे थे और अलग होने का मन नहीं कर रहा था, अचानक बाहर से एक आदमी की दहाड़ सुनाई दी, साथ ही मेज और कुर्सियों को लात मारने की आवाजें भी आईं। अचानक हुई इस घटना से रेखा का रंग उड़ गया, वह दर्श से अलग हो गई, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। लानत है, वो कमीना फिर से लिली को ढूंढने आ गया। मालकिन, क्या हो रहा है? रेखा को इतना गुस्सा देखकर दर्श समझ गया कि मामला यकीनन आसान नहीं है। रूपा का पति, वो एक जुआरी के सिवा कुछ नहीं है। आमतौर पर कुछ नहीं करता, जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करता, और जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो लिली से पैसे मांगने यहाँ आ जाता है। तुम कह सकते हो हर महीने उसकी सैलरी उसके जुए में चली जाती है। अब उसके सारे पैसे फिर से खत्म हो गए होंगे और वो लिली से और पैसे मांगने आया है। उस आदमी के बारे में बात करते हुए रेखा के दांत गुस्से से किटकिटा रहे थे। उसकी आंखों में गुस्से से पता चल रहा था कि वो लिली के पति के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। मालकिन के आपा खोने से साफ था कि लिली का पति जरूर बहुत बदतमीज रहा होगा, वरना मालकिन इतनी परेशान नहीं होती। जुआरी के बारे में दर्श को कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके गांव में एक बार एक जुआरी पैदा हुआ था जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने परिवार को बर्बाद और बेसहारा छोड़ दिया। आखिर में जब उसके पास पैसे नहीं बचे तो उसने अपराध का रास्ता चुना और 15 साल की सजा हुई। असल में वो एक अच्छा आदमी था, अपने माता पिता का आज्ञाकारी और अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति दयालु। जुए ने उसके उज्जवल भविष्य को बर्बाद कर दिया। तू कमीनी औरत, भागने की हिम्मत की, लेकिन अब मैंने तुझे पकड़ लिया। दीपक, मेरे पास सच में अब कोई पैसा नहीं बचा है। मेरे पास जो 2000 युआन है वो मेरे बेटे की ट्यूशन फीस के लिए हैं, तुम उसे नहीं ले सकते। रूपा की दर्दनाक चीखें सुनकर रेखा के खूबसूरत चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं, क्योंकि उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और ऑफिस से बाहर निकल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के दर्श ने जल्दी से अपनी पैंट खींची और रेखा के पीछे पीछे चल दिया। थप्पड़। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला, दर्श ने देखा कि दीपक ने रूपा के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, उसकी उंगलियों के निशान जल्द ही उसकी गोरी त्वचा पर उभर आए। कमजोर रूपा जोर से फर्श पर गिर गई, उठने की कोशिश नहीं की बल्कि वहीं रोती रही, उसकी उदास सिसकियां शांत गलियारे में गूंज रही थीं। ये नज़ारा देखकर दर्श गुस्से से जल रहा था, साथ ही रूपा के लिए थोड़ी दया भी महसूस कर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि दीपक 6 फुट से ज्यादा लंबा और बहुत मजबूत होने के कारण ऐसा थप्पड़ मार सकता है जिसे एक वयस्क आदमी भी आसानी से सहन नहीं कर सकता। कमजोर लिली की तो बात ही छोड़ो। तू रंडी, अभी पैसे दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। दीपक ने रूपा को कॉलर से पकड़ लिया, उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए कोमलता का कोई निशान नहीं था, सिर्फ उन 2000 युआन की जलती हुई इच्छा थी। दीपक, आज तू मुझे मार भी डालेगा तो भी तुझे ये 2000 युआन नहीं मिलेंगे। ये हमारे बेटे की स्कूल फीस के लिए हैं। रूपा की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अच्छा, तो आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। दीपक ने बेरहमी से लिली को जमीन पर फेंक दिया, अपना मुक्का उठाकर उस पर हमला जारी रखने के लिए तैयार हो गया। वहीं रुको। रेखा आखिरकार रूपा के पास पहुंच गई।
वह लिली के सामने खड़ी हो गई और सख्ती से कहा, दीपक, अगर तूने उसे फिर से मारने की हिम्मत की तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। दफा हो जा। दीपक की आंखें खून से लाल हो गईं। वह गुस्से से चिल्लाया, ये घर का मामला है और मैं अपनी बीवी को समझा रहा हूं। तुम्हें क्या? ये मेरी दुकान है। तुम मेरी दुकान में लोगों को नहीं मार सकते। रेखा अपने रुख पर अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी। तो मैं तुझे भी मारूंगा। साफ था कि दीपक ने अपना सारा होश खो दिया था और उसने रेखा की ओर अपना मुक्का घुमाया। उस पल रेखा भौचक्की रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दीपक सच में उसे मारेगा। हालांकि उसने पहले भी हंगामा किया था, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ था। बॉस, बचिए। रेखा को खतरे में देखकर और स्वाभाविक रूप से काम करते हुए दर्श ने उसे अपने पीछे खींच लिया और साथ ही दीपक की कलाई को पकड़ लिया। दर्श जानता था कि दखल देने से ये बात सामने आ सकती है कि वो अंधे होने का नाटक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने दखल देना चुना। भले ही अंधे होने का नाटक उजागर हो जाए, वो बॉस को मार खाते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। तू कौन है? दीपक ने दर्श को घूर कर देखा और काले चेहरे के साथ पूछा। दर्श, तू देख नहीं सकता, तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता, बीच में मत पड़। दर्श को कार्रवाई करते देख रेखा तनाव में आ गई। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। तो ये इस जगह का एक मालिश करने वाला है ना? हाँ, एक अंधा आदमी भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है। लगता है तू जीना नहीं चाहता। मैं तुझे चाकू मारकर मार डालूंगा। अगले ही पल दीपक ने अपनी कमर की जेब से एक चाकू निकाला। उसकी आंखों में दुर्भावनापूर्ण इरादे चमक रहे थे और उसने दर्श की कमर की ओर जोर से वार किया। चैप्टर 20। जैसे ही दीपक ने अपनी छुरी निकाली, रेखा की आंखों में डर की लहर दौड़ गई। हालांकि दर्श भी तगड़ा था पर अंधा था और दीपक का मुकाबला करना नामुमकिन लग रहा था। घबराहट में वो चिल्लाई, दर्श, बच के, उसके पास छुरी है, तेरे पेट में घुसेड़ेगा, जल्दी हट। दीपक, रुक जा, किसी और को चोट मत पहुंचा। रूपा भी अंधी थी, इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन रेखा की चीख से समझ गई कि दीपक और नए मालिश वाले दर्श के बीच कुछ लफड़ा हो गया है। उसका दिल धक से बैठ गया। वो अपने शौहर को अच्छी तरह जानती थी। वो जुआ तो खेलता ही था, साथ ही उसका मिजाज भी बहुत गर्म था। एक बार गुस्सा आ जाए तो सच में छुरी मार देता था, जैसा पहले भी हुआ था और उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन दीपक अभी गुस्से में अंधा हो गया था। उसने रूपा की गुहार को अनसुना कर दिया और उसकी छुरी बिजली की तेजी से दर्श के पेट की ओर बढ़ी। अगर दर्श अंधा होता तो यकीनन लग जाती, लेकिन अब वो अंधा नहीं था। एक हल्का सा कदम हटाकर उसने आसानी से जानलेवा वार को टाल दिया। एक अंधे आदमी को इतनी आसानी से अपना वार बचाते देख दीपक एक पल के लिए जम गया। साफ था कि सब उसकी उम्मीदों से परे था। दीपक के हिचकिचाने के पल में दर्श ने बिना देर किए वार कर दिया। अपनी दाहिनी मुट्ठी भींचकर और पूरी ताकत लगाकर उसने दीपक के जबड़े पर जोरदार घूंसा मारा। चीख के साथ दीपक का शरीर ऐसे उड़ गया जैसे पतंग की डोर कट गई हो और जमीन पर गिरकर वो अपना जबड़ा पकड़कर कराहने लगा। उठने की ताकत भी नहीं बची थी। शिट, ये अंधा तो बड़ा पहलवान निकला। ये नज़ारा देखकर दर्श भी हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी मुट्ठी को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसे कब से इतनी ताकत आ गई? हालांकि दर्श बचपन से खेती का काम करता था और अपने साथियों से ज्यादा मजबूत था, लेकिन इतना भी नहीं कि एक भूसे से एक जवान आदमी को उड़ा दे। ये क्या हो रहा है? क्या ये उस ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल से जुड़ा है जिसकी वो साधना कर रहा था? तुरंत दर्श को याद आया कि मालकिन ने पहले सिम्युलेटेड ट्रेनिंग में उसकी मदद की थी। उसने ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल का मंत्र पढ़कर ज्यादा देर तक सहन किया था और स्वर्ग और पृथ्वी से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा सोखी थी। यही तो बात है। उत्साह से भरकर दर्श ने सोचा कि सिर्फ थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा सोखने के बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है। अगर वो असली ट्रू चीक पैदा करके एक कल्टीवेटर बन जाए तो वाह भाई वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। वो कितना ताकतवर हो जाएगा। जब रेखा ने दर्श के घूंसे से दीपक को उड़ते हुए देखा तो वो चौंक गई। उसका मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक सेब समा जाए। जरा सोचो, दर्श अंधा था और फिर भी उसने दीपक को, जो छुरी लिए हुए था, एक ही वार में चित कर दिया। ये लौंडा तो कमाल का है। सिर्फ रेखा ही नहीं बल्कि रिसेप्शनिस्ट पूजा और उन कर्मचारियों का एक ग्रुप जिनकी नज़रें ठीक थी, सब हैरान थे। पहले तो उन्हें लगा कि दर्श टाइम पर बच नहीं पाएगा और छुरी लग जाएगी, लेकिन अनपेक्षित रूप से दर्श ने न सिर्फ छुरी को टाला बल्कि दीपक को एक घूंसे में गिरा भी दिया। क्या ये लौंडा सच में अंधा है? तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। दीपक को उस घूंसे से समझ आ गया कि वो दर्श के सामने टिक नहीं सकता। लड़ाई जारी रखने का मतलब सिर्फ अपनी फजीहत कराना था। जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते हुए उसने एक धमकी दी और अपना जबड़ा पकड़कर मसाज पार्लर से भाग गया। दर्श, तू ठीक तो है? दीपक को भागते देख रेखा तुरंत दर्श के पास आए। उसके शरीर पर चोटों की जांच कर रही थी। जब उसे कोई नुकसान नहीं दिखा तो उसने राहत की सांस ली।
रेखा के चेहरे पर चिंता देखकर दर्श के दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई और वो हल्की हंसी के साथ बोला, मालकिन फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। दर्श, तूने ये कैसे किया? मुझे लगा था दीपक तुझे छुरी मार देगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू न सिर्फ बच जाएगा बल्कि उसे घूंसा मार के उड़ा देगा। तू तो कमाल है। बोलते हुए रेखा दर्श की आंखों में घूरती रही। अभी जो हुआ उससे उसे लग रहा था कि दर्श सच में अंधा नहीं है। मालकिन की नज़रें दर्श को बेहद घबरा रही थीं, लेकिन उसने शांत दिखने का दिखावा किया, अपनी कहानी गढ़ते हुए। जब मैं कॉलेज में था तो मार्शल आर्ट्स क्लब में था और कुछ देर के लिए कुंग-फू की प्रैक्टिस की थी, लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे टाइम पर बता दिया मालकिन, वरना मुझे सच में पता नहीं चलता कि उसके पास छुरी है और मेरा घूंसा भी तुक्के से उसके जबड़े पर लग गया, वरना मेरा घूंसा उसे गिरा नहीं पाता। अच्छा, तभी तू देखने में भी ट्रेंड लगता है, रेखा ने कहा, ज्यादा सोचे बिना। शायद ये सच में एक संयोग था। दर्श, शुक्रिया, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं वो कमीना क्या करता। पूजा के सहारे रूपा दर्श को धन्यवाद देने आई। बहन रूपा, कोई बात नहीं, हम सब साथी हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दर्श ने ईमानदारी से कहा। रूपा ने चिंता से पूछा, दर्श, उसने तुझे चोट तो नहीं पहुंचाई? दर्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं किस्मत वाला था, मुझे चोट नहीं लगी। जब दोनों बातें कर रहे थे रेखा की नज़रें फिर से दर्श पर टिक गईं। उसने ये अंधे मसाज पार्लर कई सालों से चलाया था और कई अंधे लोगों को देखा था। किसी वजह से दर्श उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो अंधा नहीं है। फिर भी अजीब बात है कि उसने उसका डराने वाला टेस्ट पहले पास कर लिया था। लगता है कि उसे ये डराने वाला टेस्ट कुछ और बार करना पड़ेगा, ये कन्फर्म करने के लिए कि वो सच में अंधा है या नहीं। ठीक है, अब सब ठीक है, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, कहकर रेखा मुड़ी और ऑफिस में चली गई। फिर पूजा दर्श और रूपा को आराम करने के लिए कमरे में ले गई और अपनी जगह पर वापस आ गई। बड़े से आराम करने वाले कमरे में सिर्फ दर्श और रूपा थे, बाकी मालिश वाले अभी तक नहीं आए थे। खाली बैठे दर्श की नज़रें रूपा पर टिकी रहीं, जो थोड़ी दूर बैठी थी। उसे वो जितनी देखता उतनी ही खूबसूरत और दिलकश लगती। रूपा सीधी सादी थी, उसका हर काम नज़ाकत और तहज़ीब से भरा हुआ था, जिससे लोगों को हमदर्दी और गर्मजोशी का एहसास होता था। खासकर उसकी मुस्कान, जो मीठी और गर्म थी, जैसे सूरज धरती पर फैल रहा हो, जिससे एकदम सुकून मिलता था। लेकिन उसकी फिगर बेहद कमाल के थे। उसके ऊंचे बूब्स ब्लाउज से टकरा रहे थे, जैसे किसी भी पल बटन टूट जाएंगे। उसकी कमर पतली थी, लेकिन उसके हिप्स असाधारण रूप से गोल थे, जिससे एक ज़बरदस्त विजुअल इम्पैक्ट पैदा हो रहा था। बिना मेकअप के भी रूपा के नैन नक्श बहुत नाजुक थे। उसकी नाक सीधी थी, जिससे एक नवाबी और शराफत का एहसास होता था। उसके होंठ चेरी लाल थे। उसकी बाहें लंबी और घुमावदार थीं, जैसे उसकी पेशानी पर दो नए चांद लटके हों, जो एक मादक अंदाज जोड़ रहे थे। उसके गाल भरे हुए और गुलाबी थे, जैसे ताज़े खिले हुए आलू के फूल, लुभावने ढंग से चमकदार। ऐसी दिलकश रूपा को देखकर दर्श को अचानक दीपक के हरकतें याद आईं और वो मन ही मन गालियां देने लगा। ऐसी खूबसूरत बीवी की कदर न करना तो दूर, उस पर हाथ भी उठाना, वो कमीना सच में अपनी किस्मत से नादान था, वो मरने लायक था। जल्द ही दर्श ने देखा कि सोफे पर बैठी रूपा लगातार अपनी एड़ी की मालिश कर रही थी और उसके प्यारे चेहरे पर दर्द का भाव आ रहा था। जब उसने अपनी एड़ी को धीरे से दबाया तो वो तेजी से सिसकी। दर्श ने फिक्र से पूछा, बहन रूपा, क्या हुआ? अपनी एड़ी की मालिश करते हुए रूपा ने कहा, दीपक के साथ हाथापाई के दौरान मेरी एड़ी में चोट लग गई। पहले तो मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद ये असहनीय हो गया है। फिक्र मत करो, मुझे देखने दो क्या हुआ है, उसने कहा। दर्श रूपा के पास गया, नीचे झुका और उसकी एड़ी को पकड़कर बोला, बहन रूपा, मेरी मालिश तकनीक मोच वाली एड़ियों का इलाज कर सकती है। मुझे एक बार कोशिश करने दो। ठीक है, तो मेहरबानी करो, उसने कहा। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और तुरंत मान गई। दर्श ने रूपा की एड़ी को घूर कर देखा और देखा कि गोरी चमड़ी नीली और सूजी हुई थी और थोड़ी टेढ़ी भी हो गई थी, साफ था कि गंभीर चोट थी। अगले ही पल दर्श ने यिन यांग मालिश तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रूपा की एड़ी की मालिश शुरू कर दी। उसे अच्छी तरह पता था कि इसमें न सिर्फ बूब्स को बढ़ाने और उठाने की क्षमता है, बल्कि हड्डियों की कई चोटों का भी इलाज होता है। इस तरह की मोच को ठीक करना बहुत आसान था। कुछ मिनटों की मालिश के बाद दर्श के हाथ गर्म होने लगे। रूपा ने अपनी एड़ी में गर्मी बहती हुई महसूस की, जिससे उसके पूरे शरीर में एक आरामदायक एहसास फैल गया और जो दर्द उसे थोड़ी देर पहले महसूस हो रहा था वो गायब हो गया। बहन रूपा, तुम्हारी हड्डियां थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, मैं अब उन्हें ठीक करने जा रहा हूँ। थोड़ा दर्द होगा, इसलिए बर्दाश्त करना, दर्श ने रूपा की ओर देखते हुए कहा। क्या क्या बहुत दर्द होगा? रूपा ने पूछा, जो हमेशा दर्द से डरती थी, चिंता के भाव के साथ। बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा, मैं 3 तक गिनूंगा और फिर तुम्हारी हड्डी को ठीक कर दूंगा।
1, 2। लेकिन जब दर्श ने 2 गिना तो उसने अचानक जोर लगाया और एक चटकने की आवाज के साथ गलत जगह पर लगी हड्डियां तुरंत ठीक हो गईं। रूपा को उम्मीद नहीं थी कि दर्श 1 सेकंड पहले काम करेगा। अचानक तेज दर्द से परेशान होकर उसने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ बढ़ाया और दर्श का सिर पकड़ लिया। दर्श को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि उसका सिर रूपा के हिलते हुए बूब्स में धंस गया। जल्द ही एक अनोखी खुशबू उसके नाक और मुंह में भर गई, जैसे बाढ़ आ गई हो। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं। चैनल का नाम RJ Novel FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।